वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। बस सही रिमाइंड करवाना था कि रिकॉर्ड कौन कर। क्या बात। अच्छा, तो हम थे बैकएंड के ऊपर। हाँ, आपकी रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से बैकएंड पे गई। बैकएंड के ऊपर चीज़ें नहीं स्टोर नहीं होती ना, कोई स्टोरेज मौजूद नहीं है। तो उसकी रिक्वेस्ट जाती है डेटाबेस पे। डेटाबेस में जाके हम क्यूरी लगा के चेक करते हैं कि क्या ये वाकई में यूज़र मौजूद है। अगर डेटाबेस में मौजूद होता है तो डेटाबेस से रिस्पॉन्स आता है, फिर हमें पता चलता है कि हाँ यार ये यूज़र मौजूद है। तो डेटाबेस का रिस्पॉन्स आता है बैकएंड पे। बैकएंड फिर वापस रिस्पॉन्ड बैक करता है किसको? फ्रंट एंड को। जी, फ्रंट एंड को रिस्पॉन्स बैक करता है, फिर आपको पता चलता है कि ये वैलिड यूजर है या नहीं। अगर वैलिड यूजर होता है तो फिर आपने फंक्शनैलिटी जो लिखी हुई है वो फ्रंट एंड पे कर दी है कि यार अगर ये वैलिड यूजर है तो उसको कहाँ पे लेके चले जाओ, इसके डैशबोर्ड पे या तो होम पेज के ऊपर, वॉट एवर। हर एप्लीकेशन का एक अपना पैटर्न होता है, तो डेफिनेटली वैसे ही होगा। जो आपकी एप्लीकेशन होगी वो आप करेंगे कि लॉगिन होने के बाद आपको क्या करवाना है। तो खैर, आपको पता चल गया, लॉगिन हो गया, सक्सेसफुल है, तो इसको होम पेज पे ले गए या डैशबोर्ड पे ले गए एंड वो अपना काम कर रहा है उस लॉगिन यूजर के थ्रू। अब अगर लॉगिन नहीं होता तो हम क्या करते हैं यूजुअली? उसी पेज पे रहते हुए हम कहते हैं कि इनवैलिड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, ट्राई अगेन। ऐसे ही है ना? जी। तो ये यस साइकिल सर, सबको बढ़िया। क्लियर है? मतलब ये बेसिक है, लेकिन ये पता होना चाहिए क्योंकि अब जब हम काम करेंगे तो अपोलो के अंदर भी यही होगा। फ्रंट एंड से हम एक क्यूरी जनरेट करेंगे। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे बैकएंड को। बैकएंड क्या करेगा? डेटाबेस से बात करते हुए वो सारी चीजें आपको लाके फिर फ्रंट एंड में वापस दे देगा। तो साइकिल यही चल रहा होगा। अब वो ठीक है अलग सर। अलग लाइब्रेरीज यूज करेंगे, अलग अलग काम होंगे, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन का पैटर्न यही होगा। फ्रंट एंड बात करेगा आपके बैकएंड से, बैकएंड बात करेगा डेटाबेस से, एंड सो ऑन। क्या क्या अब सवाल है, क्या फ्रंट एंड डायरेक्ट डेटाबेस से बात कर सकता है विदाउट सर्वर? अगर आप कहते हो कि यार मुझे सर्वर नहीं चाहिए, मैं सर्वर नहीं रखता, मैं डायरेक्ट फ्रंट एंड से डेटाबेस पे रिक्वेस्ट कर लूँ, पॉसिबल है? हो तो सकता है। सर हो कुछ तो सकता है। कुछ ना केसेस में तो है सर ये चीज। लेकिन बहुत सारी डेटाबेस है जो क्लाइंट साइड डेटाबेस भी कहलाती है। क्लाइंट साइड डेटाबेस से मतलब जैसे कि वो आप क्लाइंट साइड से डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो, वरना ज्यादातर डेटाबेसेस क्लाइंट साइड से एक्सेस नहीं कर सकते। एक है हमारे पास फायरबेस डेटाबेस, किसी ने नाम सुना है फायरबेस का? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर नहीं सुना तो आप नोट कर लें, फायरबेस। फायर, FIRE, फायरबेस। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ? एक मिनट दीजिएगा। यस सर कर रहे हैं। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो मुझे बताइएगा था। यस सर, विजिबल। यस सर आ रही है। ओके, तो ये हमारे पास एक फायर बेस। सॉरी डेटाबेस है, टू सर। फायरबेस। जी जी। सर अभी वो सर पूछना स्टार्टेड था, लिखा आ रहा व्हाट्सएप है का इसका। बैकएंड है? सॉरी? सर व्हाट्सएप का बैकएंड है ये तो, जैसे मोबाइल में ऐप वर्क करती है तो डेटाबेस से डायरेक्ट वो मोबाइल मैं वो देखें, हर एप्लीकेशन में का ना स्टोर एक, होता है। मैं बता रहा हूँ इसमें भी बैकएंड तो यूज हो ही रहा होगा। ये अलग बात है कि वो लोग कह रहे हैं कि उनके पास वो डेटा स्टोर नहीं करते। अब डेटा स्टोर नहीं करते तो फिर आपका जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं तो मौजूद होता है ना, थोड़ी देर के लिए भी। लेट्स से अगर मैं आपको मैसेज भेजता हूँ तो अगर आप मौजूद नहीं हो तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखता है, जब जाके आपको मिलता है ना, आपके मोबाइल में तो नहीं आया होता ना डायरेक्टली। तो स्टोरेज के और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। स्टोरेज का एक तरीका ये होता है कि आप अपने उसी सर्वर पे जेसन की फाइल बना लें या कोई और किस्म की फाइल बना लें जिसके अंदर आपका डेटा मौजूद हो। तो ये पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं, काम करने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन साइकिल यही चलता है कुछ हद तक। जो रियल टाइम, अब ये जो डेटाबेस है ना, ये रियल टाइम डेटाबेस है। रियल टाइम डेटाबेस का किसी को मतलब पता है क्या होता है रियल टाइम डेटाबेस? अभी हम फायरबेस की बात कर रहे जी हैं। सर। ये वाली डेटाबेस जो है, इससे आप डायरेक्टली क्लाइंट से इसको कनेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन हर डेटाबेस को आप क्लाइंट से कनेक्ट नहीं करवा सकते। नहीं उसके लिए करवा आपको क्या चाहिए? सर बैकएंड चाहिए, ठीक है। बैकएंड। सकते। अच्छा, अब हम फायरबेस की बात करते हैं। तो ये जो फायरबेस है आपके पास, इसका जो काम है वो ये है कि ये रियल टाइम
डेटाबेस भी है। ये देखिए, फायरबेस इज अ सेट ऑफ बैकएंड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, ठीक है। इसके अंदर और बहुत सारी सर्विसेज है, डेटाबेस भी है, ऑथेंटिकेशन भी आप इससे बहुत इजीली कर सकते हैं। अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ऑथेंटिकेशन करनी है, तो अब ऑथेंटिकेशन के अंदर भी टाइप्स है ना। एक होती है कस्टम आईडी पासवर्ड, एक होती है सोशल मीडिया वाली। अब हर एक की अलग अलग होगी, हर एक की अलग अलग से मतलब गूगल की आप करने जाओगे तो उसकी ऑथेंटिकेशन का तरीका डिफरेंट है। उसके लिए आपको कुछ सेपरेट सीक्रेट की या कुछ ऐसी चीजें चाहिए होती हैं। अगर आप फेसबुक से करना चाहो, लिंक्डइन से करना चाहो, इंस्टाग्राम से करना चाहो, तो ये आपके सोशल मीडिया हैं। तो एक तरीका तो ये है कि अगर मुझे लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि अ, एक मिनट देखना, मैं VS कोड ओपन करूँ ताकि थोड़ी सी कम्युनिकेशन और हाँ और एंड में आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएंगे। yes. ओके, हम बात करते हैं ऑथेंटिकेशन की थोड़ी देर के लिए। ऑथेंटिकेशन कितने तरीके से होती है आपको पता है ना? जैसे दो है, क्या क्या है? कस्टम है या तो सोशल मीडिया से, और सर कस्टम होती है। सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया की बात करें तो अब मल्टी फैक्टर और सिंगल साइन ऑन फिर किसमें आएंगे? हाँ, वो भी एक है, सिंगल साइन ऑन भी है, सिंगल साइन SSO, ठीक है। और मल्टी फैक्टर भी, मल्टी फैक्टर तो एक आपके पास चेक होता है, वो अगर आप अलाउ कर दो तो ये कस्टम में भी यूज कर सकते हो, सब भी यूज कर सकते हो, उसका मसला नहीं है। अब OTP भी होते हैं। हाँ हाँ, वही वन टाइम पासवर्ड आएगा सबके पास जब आप लॉग इन करोगे, तो ये फीचर्स हैं, ठीक है। अब सोशल मीडिया की बात करें थोड़ी देर के लिए, हम बात करें फेसबुक, थोड़ी देर के लिए हम बात करें गूगल और इंस्टा और लिंक्डइन, थोड़ी देर के लिए कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि क्या इसको मुझे फेसबुक की एप्लीकेशन से कोई चीज लानी, फेसबुक की अगर लॉगिन वाली यूज करनी हो तो क्या फेसबुक की कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसको मुझे यूज करनी होगी, ऐसा ही है? API सर, मतलब फेसबुक। हाँ, या एपीआई होगी, या तो ये मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अरे एक्सेस हो गया है। सिंगल साइन ऑन, ठीक है। सिंगल साइन ऑन में यूजुअली यही होता है कि आप ईमेल डालते हो, लॉगिन करते हो, ईमेल पे लिंक आता है, आप उस पर क्लिक करते हो एंड लॉग इन, पासवर्ड वगैरह की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो यही काम, या तो एपीआई बहुत कम होगी सबकी, ज्यादातर क्या मौजूद होगा सबके आपके पास, एसडीके। एसडीके का क्या मतलब है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल। किट, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब अगर आप, मैं थोड़ी देर के लिए कहूँ कि आपको सोशल मीडिया से भी लॉगिन करवाना है, ऑथेंटिकेशन करवानी, तो अब ये प्रॉब्लम है नहीं है? प्रॉब्लम तो खैर नहीं है, कर तो हम सब कुछ ही सकते हैं, लेकिन ये एक एक को हैंडल करना मुश्किल है ना। फेसबुक के लिए फिर फेसबुक इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, गूगल के लिए गूगल इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम तो इंस्टाग्राम, लिंक्डइन तो लिंक्डइन का अलग होगा, तो हर एक के लिए अलग अलग काम करना पड़ेगा। तो एक तरीका ये भी है कि फायरबेस जो है ना, ये आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी देता है ऑथेंटिकेशन के लिए भी। तो इसमें अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया तो ये सारी चीजें खुद ही हैंडल कर लेता है। हाँ, लेकिन यहाँ की डेफिनेटली इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको कोई ना कोई एपीआई की ये होती है, या तो क्या मिलेगी आपको, एप्लीकेशन की या सीक्रेट एपीआई की, या इस तरीके से कुछ भी ना, हर एक प्लेटफॉर्म में अलग अलग नाम से सारी चीजें चल रही होती है। तो फेसबुक की आपको लेनी है, गूगल की लेनी है, इंस्टाग्राम की लेनी है, लिंक्डइन की लेनी है, सिर्फ आपको इंटीग्रेट वो वाले लिंक्स किस में ऐड कर देने हैं आपको, फायरबेस के अंदर, ठीक है। फायरबेस के अंदर जैसे ही आप ऐड कर देंगे तो ये आपका आधे से ज्यादा काम हो जाता है, ठीक है। ये मैं आपको सजेशन बता रहा हूँ कि ये लोग इस तरीके से करते हैं। तो फायरबेस बहुत अच्छा है, रियल टाइम डेटाबेस। अब रियल टाइम डेटाबेस क्या है ऑथेंटिकेशन के अलावा, ये तो बहुत थोड़ी सी जिंदगी हमारे लिए आसान कर देता है कि अलग अलग एसडीके से इंटीग्रेट करने से अच्छा फायरबेस इंटीग्रेट कर दो
और फायरबेस के कंसोल में इसका एक डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड में जाके ये सारे ऑप्शंस देता है। मुझे अभी असल में ये मेरा लैपटॉप अभी कंपनी वाला लैपटॉप है, तो इसमें सारी चीज़ें लॉगिन नहीं है, तो अभी मैं इसको नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग करके देखिएगा, ठीक है। तो यार होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम एक दफ़ा दिखा दूंगा उसका डैशबोर्ड, तो आपको पता चलेगा कितना आसान है। आप लोग जरूर देखिएगा, ये आप अपना टारगेट में डालेंगे, फायरबेस पे आप लोगों को साइन अप करना है, और साइन अप करने के बाद इसका डैशबोर्ड थोड़ा सा विजिट करके देखिएगा। तो एक हमें आगे जाके हमें एक और चीज़ पढ़नी है, क्लाउड फंक्शंस। हम क्लाउड फंक्शंस, हाँ, ये जो क्लाउड फंक्शंस हैं, ये इसके जो फायरबेस के क्लाउड फंक्शंस हैं, ये गूगल के क्लाउड फंक्शंस होते हैं। किसके फंक्शंस होते हैं ये? गूगल के क्लाउड फंक्शन, क्योंकि फायरबेस जो प्रोडक्ट है वो किसकी है? गूगल की है, ठीक है। हम जो पढ़ेंगे आगे जाके नेक्स्ट क्वार्टर में, वो पढ़ेंगे एडब्ल्यूएस का क्लाउड फंक्शंस को। और एडब्ल्यूएस के क्लाउड फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? लैम्डा। ठीक है, लैम्डा फंक्शंस। अब इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ये पता होनी चाहिए, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें। वेल, अच्छा, अब रियल टाइम डेटाबेस क्या होता है? कोई जल्दी से बता दे, रियल टाइम डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस तो हमने देखा कि डेटा वहां पे सेव होता है। अब ये रियल टाइम डेटाबेस से क्या मतलब है? तो डायरेक्ट फ्रंट एंड से कनेक्ट हो जाए। नहीं 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 नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्ट फ्रंट एंड से कनेक्ट होना इज नॉट अ रियल टाइम डेटाबेस। अच्छा, अब मैं बताता हूँ अब जैसे आपको। चैटिंग वगैरह होती है उसके लिए रियल टाइम पे रिस्पॉन्स आ रहा होता हाँ, है वो। मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा, अब देखें कि दराज की एप्लीकेशन लेते हैं, ठीक है। समझने की जरूरत है, जरा गौर से सुनिएगा, मैं रियल टाइम डेटाबेस के हवाले से बता रहा हूँ, ठीक है। एक दराज की एप्लीकेशन है, आपने ओपन की हुई है दराज की एक प्रोडक्ट को, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपके सामने खड़ी हुई है, आपने प्रोडक्ट का पेज ओपन किया हुआ है दराज की। तो क्या आपको दराज की उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन नजर आ रही होती है ना? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, हो रही है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, किसी ने बैक एंड से, यानी प्रोडक्ट अपडेट भी तो होती है ना। लेट्स से इसकी मेरे पास प्राइस थी $10, अब किसी ने अब इसकी प्राइस कर दी $11, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम ये सोचते हैं, पहले थी $10 और अपडेट होने के बाद अब ये हो गई है $11। थोड़ी देर के लिए ये सोचिएगा, आपके पास $11 कब शो होगा? उसी आपका वक्त, पेज नहीं, उसी वक्त ही। हाँ, बदी नहीं, ऐसा नहीं होगा। पेज रिफ्रेश के बाद आपके पास शो होगा, ठीक है। अब देखिएगा, ये उसी वक्त नहीं होगा, क्योंकि रियल टाइम नहीं चल रहा वहां पे। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक आपने पेज ओपन किया हुआ है दराज में सर। हाँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं रियल टाइम की एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ अभी आता हूँ। ठीक है। तो हमने ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डाली है, पहले प्राइस थी $10, तो आपका पेज ओपन है, $10 आपके सामने नजर आ रहा है कि हाँ यार $10 पे है। अब मैंने पीछे से जाके इसको क्या कर दिया, $11। आपके पास फॉरन $11 नजर नहीं आएगा, आपके पास कब नजर आएगा? जब मैं इस पेज को क्या कर दूंगा, एक दफा रिफ्रेश। कर दूं। जब मैं रिफ्रेश सर करूंगा तो काइंडली वापस जूम कर दें विंडो प्लीज। एनफ सर, थैंक यू। ओके। तो अब होगा क्या कि जब मैं रिफ्रेश करूंगा तब वापस एपीआई कॉल जाएगी, फिर सर्वर से वापस अपडेटेड डेटा आएगा। जब अपडेटेड डेटा आएगा तो उस वक्त मुझे क्या मिलेगा, $11। अब हम देखते हैं रियल टाइम डेटाबेस से रिलेटेड बात। रियल टाइम क्या होता है? थोड़ी देर के लिए हम चैट को देखते हैं। क्या चैट के अंदर ऐसा होता है कि मैं आपके साथ चैट कर रहा हूँ और आपने मुझे कुछ चैट में लिख के दिया, तो क्या मुझे उसको रिफ्रेश करना पड़ता है? नहीं। वो तो रियल टाइम आपके सामने आ रहा होता है ना। फेसबुक की बात करें, अच्छा सर, मेरा एक सवाल है इसके अंदर। एक मिनट, फेसबुक की बात करें, फेसबुक के ऊपर जब आप किसी को लाइक करते हैं तो आपको फौरन पता चलता है किसी ने लाइक किया है। जी सर। किसी ने कमेंट किया तो उसी वक्त फौरन आपको पता चलता है कमेंट आया है। जी। ये रियल टाइम काम हो रहा है। यार माइक म्यूट कर दो दोस्त, बहुत शोर आ रहा है। याजिफ प्लीज सबको म्यूट कर दो यार। अच्छा जी, तो ये रियल टाइम है, ठीक है। हम जो काम करेंगे, एप्लीकेशन जो बनाएंगे, वो अभी हमारी रियल टाइम नहीं होगी। हम अभी सिंपल सा काम करेंगे, लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद कहीं से डेटा आया, वो आपके पेज पे नजर आ गया। अब आपने लेट से थोड़ी देर के लिए कहीं से चेंज किया तो आपके पास फॉरन रिफ्लेक्ट नहीं होगा चेंज हुआ हुआ,
आपको पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा। अभी तक हम जैसे HTML CSS के अंदर भी करते थे ना, HTML CSS के अंदर क्या करते थे, फाइल के अंदर हम चेंजेस करते थे, सेव करते थे, पेज रिफ्रेश करते थे, तब जाके आपके पास अपडेटेड कोड आता था, ऐसा ही था ना। अब यही थोड़ी देर के लिए सोचें कि यही अगर आपके साथ डेटाबेस में कनेक्ट होता, आपने कुछ काम किया, डेटाबेस से डेटा आके आपको शो हो रहा है, अब आपने डेटाबेस में जाके कुछ चेंज कर दिया, अब आप रिफ्रेश करोगे, जब तक रिफ्रेश नहीं करोगे, जब तक नई रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, जब तक नई रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, जब तक आपके पास अपडेटेड कोड नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये अपडेटेड डेटा मतलब रियल टाइम डेटा नहीं है। रियल टाइम का मतलब, डेटा का मतलब यही है रियल टाइम का, कि हर चीज रियल टाइम हो रही हो। जैसे फेसबुक पे हो रही है, लाइक कर रहे हो फौरन लाइक आ रहा है, कमेंट कर रहे हो फौरन कमेंट हो रहा है, वॉट एवर जो भी आप कर रहे हो सारी चीजें शेयर कर रहे हो, तो आपको फौरन पता चल रहा है कि यार इस बंदे ने मेरी पोस्ट को शेयर किया है। तो ये सारा काम रियल टाइम चल रहा है। जो फेसबुक है वो आपका रियल टाइम है, ठीक है। दराज काफी हद तक रियल टाइम नहीं है। बहुत सारी जैसे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, अगर कोई बंदा उस वक्त जाके प्रोडक्ट में चेंज कर दे, तो फिर आपको पेज रिफ्रेश करना पड़ता है, तब जाके ये काम होता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल थी रियल टाइम डेटाबेस की। रियल टाइम डेटाबेस हमारे पास अभी हमने जो देखी है फायरबेस। फायरबेस क्या रियल टाइम डेटाबेस है? सर आपकी विंडो शो नहीं हो रही, आप स्क्रीन शेयर कर लो। स्क्रीन शेयर है ऑलरेडी। क्या स्क्रीन शेयर नहीं है आप लोगों के पास? नहीं शेयर सर, है सर, हमारे शेयर पास तो शेयर आ है। रही। हो रही है आ सर रहे हमारे हैं, पास। ठीक है। क्योंकि कुछ लोग चैट पे बोल रहे हैं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैं स्टॉप करके वापस शेयर कर देता हूँ, एक Yes. मिनट रुकिएगा, अगर ऐसा ही है तो ये मैंने स्टॉप कर दी और अब मैं वापस शेयर करने जा रहा हूँ। जरा मुझे बताइएगा, अब विजिबल हो सबके पास तो। यस सर। यस सर, हो गई है, स्क्रीन आ रही है। आ रही है, गुड गुड हो गया। ओके, तो अब कुछ चीजें समझ में आई आपको। डेटाबेस यस सर। डायरेक्टली बैकएंड से कनेक्ट, ओ सॉरी, फ्रंट एंड से कनेक्ट नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ ऐसी डेटाबेसेस हैं जैसे फायरबेस है या एक दो और डेटाबेसेस है जो फ्रंट एंड से आप उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड किया हुआ है। क्या किया हुआ है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इन्होंने सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस प्रोवाइड किया हुआ है, इसलिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें आपको बैकएंड की जरूरत नहीं पड़ती, ये आप डायरेक्टली फ्रंट एंड से कनेक्ट करें एंड आपकी एप्लीकेशन रेडी हो जाती है। इसको लोग ज्यादातर रियल टाइम के लिए ही यूज करते हैं, तो जहाँ पे रियल टाइम इसकी से मुराद मसलन मसलन चैटिंग एप्लीकेशंस और इन चैट चीजों में एप्लीकेशन हो उसको। गई। हाँ, चैट एप्लीकेशन हो गई, या आपके मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है इसकी। मोबाइल एप्लीकेशन में हम फायरबेस की एक और चीज यूज करते हैं, किसी को अगर पता हो क्या यूज करते हैं? वेब सॉकेट नोटिफिकेशंस। जो आपको नोटिफिकेशंस, मोबाइल पे नोटिफिकेशन आती है, पुश हाँ। नोटिफिकेशंस। पुश नोटिफिकेशन। हाँ, तो इसको हम क्या, गूगल, ऐसे ही कुछ नाम है, गूगल, एक मिनट देख लेते ना तो आपके पास। और फ्लटर, हाँ, ये फायरबेस क्लाउड FCM, क्या कहते हैं, फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग। तो ये फायरबेस ये भी प्रोवाइड करता है आपको, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे रियल टाइम डेटाबेस एक अलग है, ऑथेंटिकेशन पूरी एक इसकी अलग है, FCM का मॉड्यूल इसके बाद अलग है। फिर अभी हमने देखा कि गूगल क्लाउड फंक्शन हमारे नोटिफिकेशन। पास मौजूद है, ठीक है, गूगल क्लाउड फंक्शन हमारे पास मौजूद है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? फायरबेस। 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 तो ये आपको मतलब बहुत सारी जगहों पे ना बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो है बहुत इजी। तो आप लोग इसको यूज़ करना स्टार्ट करें, बहुत इजी है। ये आप नॉर्मल अपनी HTML CSS से भी, सॉरी, HTML और जावास्क्रिप्ट के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें, इसके चैट एप्लीकेशन बनाएं, और आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि रियल टाइम इसमें किस तरीके से काम होता है। सर ये इसमें दो पेड है? किस्म, सर ये फ्री ये फ्री, सर्विस है या फ्री पेड? है, फ्री 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 फ्री, ठीक है। तो कोशिश कीजिए इसके साथ थोड़ा खेलें, ये अच्छी चीज़ है। मतलब मार्केट में ज़्यादा यूज़ की जाती है, जैसे ये पुश नोटिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है,
इसके छोटे छोटे क्लाउड फंक्शंस बना सकते हो। उसमें आपको सर्वर बनाने की जरूरत नहीं है। आपने अपना फंक्शन बनाया, फंक्शन से मतलब आपने एपीआई का कोड बनाया और वो डिप्लॉय कर दिया, और गूगल आपको उसका एंड पॉइंट प्रोवाइड कर देगा और आप उसको यूज करो। आपको सर्वर की भी जरूरत नहीं है। और इसके पता नहीं अच्छे खासे हिट्स फ्री हैं। मतलब आपने अगर कोई गूगल क्लाउड फंक्शंस बनाए हुए हैं तो वो भी अच्छे खासे ना फ्री हैं, इसके हिट्स फ्री। ये सर सर्वरलेस से हम कह सकते हैं। सर्वरलेस बिल्कुल वही है, सर्वरलेस फंक्शंस। सर ये रियल टाइम डेटाबेस ही है या इसको हम वैसे भी यूज कर सकते और वैसे भी यूज करें, वैसे भी यूज करें, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन ये बड़ी डेटाबेसेस के लिए नहीं है, ठीक है। हैं? सर अगर क्लाइंट के लिए कोई एक वेबसाइट ये बनाए देखें, तो उसका ये डेटा भी पढ़िए। यहाँ हाँ पे हाँ हाँ, होस्ट कर। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एमवीपी बनाना हो आपको, उसको डेमो बना के देना हो या सारी चीजें करनी हो तो इसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखें क्या लिखा हुआ है मजेदार चीज, यानी 2 मिलियन मंथली हिट्स आप कर सकते हो जो आपने एंड पॉइंट बनाए हुए हैं। और क्या चाहिए आपको? जब हम इनिशियली एमवीपी बनाते हैं या जल्दी से किसी को कोई प्रोडक्ट का आइडिया बना के देना होता है तो उसके लिए अच्छा है, नहीं है ना आपको सर्वर सेटअप करना ना कुछ करना, डायरेक्ट आपने ये यूज किया एंड आपकी एप्लीकेशन रेडी। ना डेटाबेस आपको अलग से लेनी है, सब कुछ यही प्रोवाइड कर रहा है। मतलब एपीआई भी ये बना के दे रहा है, डेटाबेस भी यही दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब आप इंडस्ट्री में हैं, आपको काम करना है, तो ये फ्री की चीज़ें किस तरीके से यूज़ करनी है। AWS आपको फ्री मिलता है, उसके क्रेडिट आवर्स आपको फ्री मिल जाते हैं अच्छे खासे। तो आप इन सारी चीज़ों से फ़ायदा उठाएं, आई वुड से, ठीक है। तो ये ज़रूर देखिएगा आप, ये ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए भी, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए क्या है, आपको सर्वर बनाने की ज़रूरत नहीं है। खुद अपना नोड.js का सर्वर बनाया, फिर आपको उसकी डिप्लॉय की टेंशन के कहाँ डिप्लॉय करना है, फिर वो टेंशन के उसको स्केलिंग करनी है कि यार अभी एक रिक्वेस्ट आई है तो इतना 20 रिक्वेस्ट आएगी तो मैं क्या करूंगा। फ्री वाले वर्जन में ये सारे इश्यूज होते हैं। ये तो क्लाउड फंक्शन है, यहाँ पे आपने एक फंक्शन बनाया, डिप्लॉय कर दिया। अब ये देखें, 2 मिलियन मंथली इन्वॉल्व कर सकते हो आप फंक्शंस को। सर्वरलेस। सर तो ये जो कोडलेस प्रोग्रामिंग होती है, थोड़ा सा ये मैं हाथ से हटके सवाल होगा, या पावर एप्स होते हैं, ये प्रोफेशनल या फुल स्केल वेब एप्लीकेशन के लिए सही रहते हैं, या हमें इसी का सहारा लेना पड़ेगा? मैं अभी भी नेक्स्ट वापस वही कह रहा हूँ, हाँ मैं अभी भी वही बात कह रहा हूँ कि हर चीज का एक अपना काम करने का है कि कब क्या यूज करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे मैं अभी थोड़ी देर के लिए आपसे कह रहा हूँ कि ये क्लाइंट को एमवीपी बना के देना है, जल्दी से प्रोडक्ट खड़ा करना है दिखाने के लिए, इन्वेस्टर को पिच करना है आइडिया। तो इंस्टेड ऑफ कि आप एक सर्वर बनाओ, उसको डिप्लॉय करो, उसकी हैंडलिंग करो, डेटाबेस लो, डेटाबेस के साथ उसकी कनेक्शन चाहिए, फिर सारे काम करने हैं रियल टाइम के लिए आपको। अगर आप लेट्स से अगर थोड़ी देर के लिए हम बात करें कि मंगो डीबी यूज कर रहे हैं या सीक्वल डीबी यूज कर रहे हैं या माई सीक्वल डीबी यूज कर रहे हैं, तो वो रियल टाइम डेटाबेस नहीं है। रियल टाइम डेटाबेस के लिए आपको और रियल टाइम के लिए कुछ लाइब्रेरीज इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, सॉकेट्स यूज करने पड़ेंगे, या कोई और दूसरे तिग्रम के साथ आपको उसको काम करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ इतने सारे इनिशियली आइडिया के ऊपर काम करने और इतना मेहनत पुट ऑन करने से ज़्यादा बेहतर नहीं है कि अगर आपको किसी को आइडिया पिच करना है या कुछ सिंपल सा बना के दिखाना है उसको, क्लाइंट को, कि हाँ यार ये वाली प्रोडक्ट है, ये इस तरीके से चलेगी, क्लाइंट को अगर बेचना है तो आपने ये बेच दिया, उसके बाद फिर आप उस पर टाइम ले लोगे, यार अच्छा इसको थोड़ा सा स्केलिंग के लिए मुझे आप टाइम दे दो, तो स्केलिंग में आप सही तरीके से प्रोडक्ट उसको बना के दे दो। तो ये आप अपना टाइम बचाओ और दूसरों का भी टाइम बचाओ। क्योंकि अगर आप, होता हम डेवलपर्स के अंदर यही है कि हम अच्छी चीज़ बना के देना चाहते हैं हमेशा किसी को भी ना। अगर आप काम करोगे तो आप कहोगे कि यार नहीं यार इसको अच्छी चीज़ बना के देनी है, अच्छी चीज़ देनी है, लेकिन अच्छी चीज़ लेती है टाइम। अब आपको ये देखने के सामने वाले के पास टाइम है नहीं है, और आपको कोई एक आप किसी आइडिया पे काम कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए ये सोचो, और आइडिया के ऊपर काम करने के लिए आप उसमें डॉकर भी डाल दो, कुबरनेटीज भी डाल दो, उसमें ये नोड.जेएस एक्सप्रेस भी डाल दो, उसके साथ कोई मोंगोडीबी का सर्वर डेटाबेस भी डाल दो, उसके साथ रियल टाइम डेटाबेस के लिए सॉकेट भी डाल दो, और उसके बाद फिर फ्रंट एंड का भी काम कर दो। अच्छा, तो अच्छा काम सब कुछ हो जाएगा, लेकिन क्या ये वर्थ इट है आपके लिए? एक आइडिया आपको पिच करना है, आपको पता भी नहीं है कि उसका फीडबैक कैसा आएगा। फीडबैक अच्छा आएगा तो फिर डेफिनेटली क्लाइंट भी रुकेगा थोड़ा,
आप क्लाइंट से टाइम ले सकते हो कि यार ये तो मैंने एमवीपी बनाया था अभी प्रोडक्ट को दिखाने के लिए। और लोग यही करते हैं, जो आइडिया पिच करने जाते हैं, जो पैसे ये लोग उठाते हैं, जो रेस करते हैं ये लोग अपनी अमाउंट्स को, वो इसी तरीके से करते हैं। पूरी प्रोडक्ट बना के थोड़ी आते हैं। बहुत से तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन बना के जा रहे होते हैं। बहुत से ये छोटा सा एमवीपी बना के चले जाते हैं कि हाँ यार सामने वालों को ये प्रोडक्ट चलती हुई नजर आ जाए। तो ये सारी तरीके हैं, कितना टाइम इन्वेस्ट प्रोटो करना है। जी सर। प्रोटोटाइप बना दिया आपने, एमवीपी प्रोटोटाइप बना बना दिया। देंगे ना सर हम। बिल्कुल ठीक है सर, ये बिल्कुल। उसके लिए फायर बेस सही है फिर। जैसे मोबाइल की एप्लीकेशन बनाई आपने, मोबाइल की एप्लीकेशन के अंदर पुश नोटिफिकेशन चाहिए, या तो खरीदो या तो इसका एफसीएम यूज कर लो, फ्री है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है जो प्रोटोटाइप आपको, बना जब आप इंडस्ट्री में होते हो तो आपको ये पता होनी चाहिए कि किस तरीके से, शॉर्ट तरीके से कितना जल्दी हम काम निकाल सकते हैं। बट क्योंकि हम सर यहाँ पे डेवलपर एक एज अ। सवाल है। हम्म। सर हम तो जा रहे हैं डेवलपमेंट फील्ड के अंदर, तो हमारे हम्म। पास जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की या डिजाइनिंग की टीम अलहदा से होगी, तो ये काम तो उसके सीधे है। हमारे पास तो एक प्रोटोटाइप या कोई डिजाइन बना हुआ आएगा, हमने उसके मुताबिक उसको डेवलप करना है एक स्टैक के ऊपर। तो इसके बारे में क्या राय है आप अपने आपकी आप सर? को लिमिटेड क्यों रखते हैं? क्या आपको आ सकता है तो आप किसी और के साथ बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते कि यार ये इसको ऐसा नहीं ऐसा करे तो ज्यादा बेहतर है? तो ये स्किल्स ही तो पैदा करनी है हमें। अगर आप यही सोचो कि ये सारा काम दूसरा करके आपको देगा और आपको सिर्फ डेवलपमेंट करनी है, फिर तो मसला ही है। फिर आप फ्रीलांसिंग कैसे करोगे? फिर आप टीम को लीड कैसे करोगे? ये सर वो सर कोई प्रोजेक्ट बनवाएं जिसमें ये फ्रीलांसिंग सारी चीजें यूज में हो। तो सर, वन बाय वन। फ्रीलांसिंग में तो सर वो सबसे पहले सर हमें कोई भी ना प्रोटोटाइप ही देना पड़ता है सर। मतलब कोई चीज ना दिखाए बिना बगैर आगे काम नहीं चल रहा होता है, और उसके लिए भी बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है हमारे पास, ऐसे ही है, सही है, एक दो बिल्कुल दिन ऐसे ही है। से ये ज्यादा डिपेंड नहीं करता है होता। ना अब। हाँ, फ्रीलांसिंग के अंदर भी डिपेंड करता है। बहुत सा प्रोजेक्ट, एक बना हुआ प्रोजेक्ट आता है, आपको उसको लेके चलना होता है, या किसी का आइडिया आ रहा होता है। तो किसी का आइडिया जब आता है तो उसके बाद ये उसको सर। बजट हमेशा कम ही होगा। वो आपको इतना बजट नहीं देगा हाँ। कि आपको ये सारी चीजें करनी। तो आप जो अपना बजट, अगर आप कहोगे कि मुझे ये सारी चीजें इसको करके देनी है, आप जो बजट बताओगे उस बजट में वो कभी आपके पास आएगा ही नहीं वापस। क्योंकि वो खुद आपके पास आइडिया लेके आया है, जो आइडिया उसके जहन में, अभी उसको भी नहीं पता कि वो कितना आगे बढ़ेगा उसको। अगर आपका आइडिया होगा तो आपको यही लगता है कि यार ये सबसे अच्छा आइडिया है, ये बहुत आगे जाएगा। लेकिन असल पता कब चलता है? जब वो मार्केट में आता है, उसका फीडबैक आता है, फिर आपको पता चलता है अच्छा ये नहीं, इसमें ये करना है, अच्छा ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। कभी कभार तो जो प्रोडक्ट किसी ने सोचा होता है वो प्रोडक्ट रहता ही नहीं है। एंड रिजल्ट का फिर कुछ और ही हो जाता है चेंज करने के बाद। ऐसा भी होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी होता है कि आपने जो सोचा है वो प्रोडक्ट लॉन्च की, फिर मार्केट से फीडबैक मिलता है कि आप उसको उसी तरीके से चेंज करते रहे। तो आपका जो एक्चुअल प्रोडक्ट होता है, कभी कभार वो एंड रिजल्ट के अंदर वो एक्चुअल प्रोडक्ट ही नहीं होता, लेकिन वो प्रोडक्ट चल रहा होता है। तो ठीक। डिपेंड करती है ये सारी चीजें छोटी छोटी ना। चलो, तो काफी हद तक चीजें क्लियर हैं जो अभी तक डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो। नहीं सर, ओके है सर, ओके, तो अभी तक हमें, ओके है। हाँ, तो अपने टारगेट लिस्ट में क्या डालना है आपको? फायर बेस सर एक फायरबेस, सही है। हमें डालना है हाँ, अच्छा। सबसे पहले। हाँ, और ये जो ये गूगल क्लाउड फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल्स के लिए नहीं होते हैं, ये भी मैं क्लियर कर दूं। ये सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए नहीं है। ये किसके लिए होता है? वेब आप जो एप्लीकेशन के लिए। कभी देखे वेब एप्लीकेशंस में नोटिफिकेशन देखी आपने आए आते हुए? यस, यस सर आती हैं। आती है ना नोटिफिकेशन? हाँ। तो वो कहाँ से आती है? उसके लिए हमें कोई ना कोई क्लाउड सर्वर चाहिए होता है। तो आपके पास ये ऑलरेडी मौजूद है, ऐप की है। सॉरी, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, माय बैड। यहाँ पे आना चाहिए आपसे। ठीक है, और कुछ जो अभी तक हमारी डिस्कशन में समझ में ना आया हो तो मैं इसको भी आगे लेते हुए फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा और एक स्टेप। यस सर, ठीक है। अच्छा, साइकिल समझ में आ गया। फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, डेटाबेस हो गया। हम डायरेक्टली बैक डेटाबेस को फ्रंट एंड से कनेक्ट नहीं कर सकते, बट जो क्लाउड एज अ सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहा है डेटाबेस, हम उसको कर सकते हैं। जैसे फायरबेस हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो हम डायरेक्ट जावा स्क्रिप्ट फ्रंट एंड से हम डायरेक्ट
फायरबेस को कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसकी रियल टाइम डेटाबेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसके ऑथेंटिकेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी नोटिफिकेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं, इसके क्लाउड फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड फंक्शंस में ये होता है कि यहाँ पे आप अपना एक फंक्शन डिप्लॉय करोगे। लेट से लॉगिन का फंक्शन डिप्लॉय किया, लॉगिन के फंक्शन में उसने यही चेक कर दिया लेट से थोड़ी देर के लिए आईडी और पासवर्ड मैच कर रहा है या नहीं, और ये जब आप डिप्लॉय करोगे, डिप्लॉय के एंड में ये क्या देगा, डिप्लॉय के बाद ये आपको एक दे देगा, एक एंड पॉइंट। एंड पॉइंट डिप्लॉय यानी आपका, हाँ डिप्लॉय के बाद जब आप फंक्शन को डिप्लॉय करोगे ना, क्यों, क्योंकि जब हम ये यूज करेंगे तो आपको एक फायरबेस की क्या यूज करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने सिस्टम में, CLI। CLI सारा काम, मोस्टली काम आपका CLI की मदद से कमांड फॉर्म से ही हो जाता है। ठीक है, तो आपने अपने VS कोड में अपना फंक्शन बनाया, आपने इनिट कर दिया, फायरबेस को इनिट करोगे तो वो क्लाउड का फंक्शन भी आपको लाके दे देगा। क्लाउड के फंक्शन में आपने कोई भी क्लाउड का फंक्शन डाला, वो आप क्या करोगे, डिप्लॉय करोगे। ये डिप्लॉय किसकी मदद से होगा, आपका CLI की मदद से। ठीक है, फायरबेस डिप्लॉय फंक्शंस, इसमें शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो इसमें कमांड होती है जो हमें लिखनी पड़ेगी कमांड फॉर्म में, फायरबेस डिप्लॉय फंक्शन। और अगर मैं होस्टिंग, अच्छा मजे की चीज़ है कि इसके अंदर ये आपको एक फ्री की क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, होस्टिंग सर्विस भी देता है। तो होस्टिंग सर्विस यूज करने के लिए होता है फायरबेस डिप्लॉय होस्टिंग माइनस माइनस होस्टिंग, ऐसी कुछ है। लेकिन ये फायरबेस क्या है, ये फायरबेस आपकी क्या चीज़ है, फायरबेस की CLI। तो जब CLI हम है। CLI इंस्टॉल करते हैं तो CLI के साथ हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हो जाते हैं। वो आपको बहुत सारी वो दे देता है, फ्लैक्स दे देता है, तो फ्लैक्स की मदद से आप बहुत सारे काम कर सकते हो। जैसे डिप्लॉय फंक्शंस डिप्लॉय करने, तो ये फंक्शन डिप्लॉय करने के लिए होस्टिंग, होस्टिंग पता है होस्टिंग क्या होती है सबको। अब ये गूगल के अंदर फायरबेस आपको होस्टिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता है। जब आप एप्लीकेशन बनाते हो, जैसे आपने बनाई HTML CSS जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट बनाई, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट बनाई, ये वेबसाइट आपके सिस्टम में मौजूद है। अगर आपको कहीं डिप्लॉय करनी है ताकि आप उसको लाइव एक्सेस कर सके या आप उसका URL किसी को दे सके, तो आप क्या करोगे, उसको कहीं ना कहीं डिप्लॉय करोगे ना। यस सर, किसी सर्वर पे ठीक होस्ट है, करेंगे। किसी भी सर्वर पे होस्ट करोगे, तो ये फायरबेस आपको ये भी होस्टिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता है। ये मजे की चीज़ है, फ्री की। तो आपने अगर आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन है, जैसे हम व्हाट्सएप पे डिप्लॉय करते थे उसी तरह ना। हाँ बिल्कुल 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 ऐसे ही, वर्सल ही की तरह ही है। वर्सल है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो रिएक्ट एप्लीकेशन है, एंगुलर एप्लीकेशन है या व्यू एप्लीकेशन है, तो कोई भी आपकी जो फ्रंट एंड की एप्लीकेशन है, वो फ्रंट एंड की एप्लीकेशन आप कहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं, फायरबेस की होस्टिंग सर्विस पे। तो ये देखो कितनी सारी चीजें ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। रियल टाइम डेटाबेस अलग प्रोवाइड कर रहा है, ऑथेंटिकेशन आपको अलग प्रोवाइड कर रहा है, ऑथेंटिकेशन के अंदर भी ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है, नोटिफिकेशन अलग प्रोवाइड कर रहा है, गूगल क्लाउड फंक्शन अलग प्रोवाइड कर रहा है आपको, होस्टिंग अलग प्रोवाइड कर रहा है। तो फायरबेस क्या थोड़ा देखने वाली चीज़ है या नहीं है। बिल्कुल है जरूर। सर, बिल्कुल है ठीक है सर। ना, अब तो ये बिल्कुल देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और ज़रूर आनी भी चाहिए। मतलब ये, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे सोशल मीडिया से ऑथेंटिकेशन करवानी, तो भाई आप सजेस्ट करो कि यार सोशल मीडिया पे ऑथेंटिकेशन करने जाऊंगा, एक एक एचडी को उसको इंटीग्रेट करने में मुझे टाइम लगेगा। काम तो हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, या तो मुझे कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। फायरबेस भी हमें ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो हम डायरेक्ट अगर इसको यूज करें तो हमारा आधे से ज़्यादा टाइम बच जाता है। ठीक है अगर हम सर। तो ये नेक्स्ट डीएल की सजेशंस आप बात प्रोवाइड कर करें सकते हैं। तो उसमें जो अभी लेटेस्ट नेक्स्ट ऑथ है या क्लरक आया है, तो इसके जरिए तो हम आसानी से प्रोवाइडर्स का इस्तेमाल करते हुए ऑथेंटिकेशन कर नहीं सकते सर। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं यही कह रहा हूँ। हर जगह पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये इनिशियल चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि आप एक ही जगह रहते हुए ये सारे काम एक साथ कर सकते हैं। MVP के लिए अभी अब मैं थोड़ी स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब हम किसी डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हर डिफरेंट प्रोजेक्ट की नीच अलग होती है, उसके वो अलग होते हैं, टूल्स अलग होते हैं। कहीं पे आपको प्री डिफाइंड है कि आपको ये यूज़ करना है, कहीं पे आपके पास है कि आप ये यूज़ कर सकते हो, आप सजेशन दो क्या करना चाहिए। तो आपके पास ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए ना, कि कहाँ पे कब क्या चीज़ यूज़ करनी है। अगर मैं कहूँगा वही MVP है या POC है, तो मैं तो कहूँगा कि ये गूगल का यूज़ करो, सारा मसले आपके सॉल्व हो जाएंगे वन गो के अंदर ही।
होस्टिंग का मसला खत्म हो गया, सर्वर का मसला खत्म हो गया, डेटाबेस का मसला खत्म हो गया, नोटिफिकेशंस का मसला खत्म हो गया, सारी चीज़ें तो हो गई सिर्फ एक ही जगह से। जब हम सर्वर साइड पे जाएंगे तो सर्वर साइड पे हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसे हम कहेंगे, जो हम यूज़ करते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, पासपोर्ट। सही है, एक्सप्रेस पे हमें लाइब्रेरी मिल जाएगी, नोट की लाइब्रेरी मौजूद है, पासपोर्ट जेएस, ये ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जो काम हम ये कर रहे हैं यही काम हमें ये एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी करके देगी, पासपोर्ट जेएस। देखिएगा, ये पढ़िएगा थोड़ा सा ना नोट जेएस के लिए। JWT भी यूज करते हैं? हाँ, JWT वही कस्टम वाला आ गया ना आपका, ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें काम करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन पता सारी चीजें होनी चाहिए आपको, ठीक है। या अब ये कब क्या यूज करना है ये आपको थोड़ा सा ना टाइम के साथ पता चलेगा। तो अभी ये बताने का मकसद ही यही है, बहुत आसान है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ईजी है, इसको इंटीग्रेट करना बहुत ईजी है, तो ये आप खुद से कर सकते हैं ये सारे काम। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि आपको ये फाइबेज देखना चाहिए। वरना तो हमारे पास AWS तो ऑलरेडी मौजूद है, नेक्स्ट क्वार्टर में हम AWS देखेंगे, लेकिन AWS के अंदर हम ये सारी चीज़ें इतना डिटेल में नहीं देखेंगे, ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, ये नहीं होगा। हम क्लाउड का वो देख लेंगे, AWS के अंदर RDS मौजूद है, डेटाबेस का डेटाबेस देखेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो आपको आगे जाके पता चलेगी इंशाल्लाह, लेकिन ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। अच्छा जी, ठीक है अब सर। आगे थोड़ा चलते हैं, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो फिर हम यस आते हैं आगे सर, आप बढ़ जाएं। हाँ, हमने लास्ट HTML CSS और क्या पढ़ा था? जब माइक म्यूट कर देना दोस्त, ठीक है। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़े थे, इससे हम पूरी एप्लीकेशंस बना सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं जो हम अभी कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, क्योंकि ये हम रोज अगर हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए सारे काम करते हैं तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो क्यों ना हम कोई लाइब्रेरी यूज़ करें जो थोड़ा सा काम हमारा ईजी कर दे। तो कौन कौन सी लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क हमारे पास मौजूद है जिसकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं? रिएक्ट है, एंगुलर है, रिएक्ट है, एंगुलर है, व्यू है, ठीक है। और हम नेक्स्ट है, जो हाँ, अभी जो हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे इस क्वार्टर के अंदर? नेक्स्ट 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 सर। जेएस। नेक्स्ट जेएस अगर देखा जाए तो नेक्स्ट जेएस रैपर है एक्चुअली। रैपर किसका रैपर है? नेक्स्ट जेएस जो रैपर है वो है रिएक्ट का रिएक्ट का रिएक्ट का। रिएक्ट का यानी रिएक्ट यूज हम रिएक्ट ही कर रहे हैं, लेकिन सर अगर नेक्स्ट, तो रिएक्ट हो जाएगी ना मेरी कवर नेक्स्ट वीक से अगर पढ़ ले अगर। सॉरी सॉरी क्या कह रहे हैं, वापस बोलिएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम नेक्स्ट जेएस सही से पढ़ लें तो हमारी रिएक्ट जेएस कवर हो जाएगी ना? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ये मैं रैपर ही है ना। और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ जो स्टार्ट ले रहे हैं ना वो इसी से स्टार्ट ले रहे हैं, रिएक्ट से, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए कि जो हम यूज करेंगे उसके अंदर वो पूरी की पूरी रिएक्ट यूज कर रहे हैं। और क्या चीज़ है वही मैं आपको बताने जा रहा था अभी, कि रिएक्ट के अंदर क्या हम, ऐसी क्या चीज़ थी जो रिएक्ट में नहीं थी, नेक्स्ट जेएस लेके आया। ऐसी कोई चीज़ ऐसी नई नहीं थी जो रिएक्ट ना कर सकता हो जो नेक्स्ट जेएस कर सकता। मसला ये था कि रिएक्ट के साथ ना हमें डिफरेंट लाइब्रेरीज इंटीग्रेट करनी पड़ती, परफॉर्मेंस के लिए अलग लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती थी, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम ये सपोज करते हैं, स्टैटिक साइट जनरेशन के लिए हमें एक अलग लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती थी, स्टैटिक साइट जनरेशन, ठीक है। ये क्या है ये हम देखेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, क्या क्या कीवर्ड यूज राउटिंग। करो ये पूरा, हाँ ये पूरा हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर राउटिंग है। राउटिंग थी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी और भी बहुत सारी चीजें थी जो हम रिएक्ट नेक्स्ट में देखेंगे। ये सारी चीजें ना, जब हम रिएक्ट की बात करते थे ये सारी चीजें हम कर सकते थे ऑलरेडी, लेकिन इसके लिए हमें परफॉर्मेंस के लिए अलग लाइब्रेरी यूज करनी है, राउटिंग के लिए अलग लाइब्रेरी यूज करनी है, स्टैटिक साइट जनरेशन करनी है तो उसके लिए अलग राउटिंग यूज करनी है, SSR सबसे बड़ा काम, SSR सर्वर साइड रेंडरिंग। सर्वर साइड रेंडरिंग क्यों यूज करते थे? SEO के लिए। SEO क्या होता है? इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एग्जैक्टली।
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यही था कि जब हम रिएक्ट यूज करते थे तो हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि तो सारा पूरी कोड वेब। कहाँ पे होता था? क्लाइंट साइड पे होता था। सही है ना? और जी जब सर। सर्वर साइड एसईओ के अंदर होता क्या था? क्राउलर्स होते हैं। सबको पता है क्राउलर्स होते हैं? व्हाट इज क्राउलर्स? बॉट्स होते हैं सर वो। बॉट्स, यस। क्राउलर्स होते हैं, ये होते हैं बॉट्स। ये बॉट्स किसके बॉट्स हैं? ये ये सर गूगल के। सर्च इंजन्स के होते हैं और आपकी सर्च साइट इंजन के के बॉट्स हैं, हेड हेड यस। हेड के टैग को रीड करते हैं ये। बिल्कुल। गूगल का होगा, बिंग का होगा, और 10 जो भी आपके सर्च इंजन हैं उसका हो सकता है। और ठीक है। रिएक्ट के सारे पेजेस एक ही डिव में रैप हुए होते थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल जबरदस्त बात बोली। अभी हम ये करके देखते हैं ना, मैं बताता हूँ कि ये क्या गेम है। अब होता ये है कि जब हम रिएक्ट की बात करते थे ना तो ये सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं होती थी। तो जिसकी वजह से क्या नहीं होता था, हमारे पास एसईओ हम नहीं कर पाते एसईओ थे। नहीं होता था। तो एसईओ करने के लिए हमें क्या करना जरूरी है? सर्वर सर्वर साइड रेंडरिंग। साइड। सर्वर साइड। तो अब ये भी रिएक्ट के अंदर कर सकते हैं, मतलब हमारे लाइब्रेरीज मौजूद है, हम उसको यूज करते हुए सर्वर साइड रेंडरिंग कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको अलग अलग वो करना पड़ता था? क्या करना पड़ता था? अलग अलग लाइब्रेरीज इंटीग्रेट करनी पड़ती थी। और यही सारी चीजें जो हम अलग अलग लाइब्रेरीज इंटीग्रेट करते थे, ये सारी चीजें हमें किसने रैप करके एक साथ ही दे दी? नेक्स्ट जेएस नेक्स्ट ने। ने। नेक्स्ट ने कहा यार अच्छा, मैं परफॉर्मेंस भी मैं दे देता हूँ, स्टैटिक साइट जनरेशन भी मैं दे देता हूँ, राइटिंग भी दे देता हूँ, एसईओ के लिए भी कोड में आपको करवा देता हूँ। तो आपको अलग से कुछ भी इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ये नेक्स्ट जेएस यूज करो एंड देन बस पूरी एप्लीकेशन आपकी रेडी हो जाएगी जो आपको चाहिए। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। हेलो। क्लास हो रही है? जी जी बिल्कुल क्लास हो रही है। और अभी थोड़ा सा सर ब्रेक पर गए हैं, सर आ रहे हैं इस मिनट। ओके सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप में से किस किसने रिएक्ट पढ़ी है अभी तक? रिएक्ट तो हमने पढ़ा है वैसे 2 में, क्वार्टर 2 अच्छा, में पढ़ा क्वार्टर है। 2 में। ठीक है ठीक है, उसके रिएक्ट बाद समझ में आ नेक्स्ट गई थी आप लोगों को? जी मैंने रिएक्ट पढ़ी हुई है इस कोर्स में आने से पहले काफी से हद पढ़ी तक हुई आ है। गई थी। ठीक ठीक है ठीक है ठीक, जबरदस्त। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के नेक्स्ट सबके भी है ना, पढ़ा हुआ था मैं अच्छा, जावास्क्रिप्ट के सबके कॉन्सेप्ट क्लियर है? सिंक्रोनस काफी। जावास्क्रिप्ट और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के? हम्म। ठीक ठीक, बेहतर, जबरदस्त। जी जी बिल्कुल। हाँ। अच्छा जी, आई एम बैक। तो समझ में आई? ऐसी कोई चीज नेक्स्ट जेस नहीं दे रहा जो हम रिएक्ट में नहीं कर पा रहे थे। सारी चीजें हम कर पाते थे, लेकिन ये है कि हर किसी के लिए हमें अलग अलग लाइब्रेरीज या अलग अलग टूल्स यूज करने पड़ते थे। तो अब जब हम नेक्स्ट जेस आया तो नेक्स्ट जेस ने सारी चीजें रैप करके दे दी आपको। हम उसके अंदर पूरा कोड रिएक्ट ही लिख रहे होते हैं, लेकिन इसके आउट ऑफ द बॉक्स वो हमें परफॉर्मेंस का भी दे देता है, स्टैटिक साइड जनरेशन भी दे रहा है, राउटिंग भी वो खुद से दे रहा है, एंड देन सर्वर साइड रेंडरिंग भी खुद से दे रहा है। तो इसको थोड़ा सा और बेहतर समझने के लिए ये है कि हम क्विकली एक रिएक्ट की एप्लीकेशन बना के देखते हैं कि रिएक्ट की एप्लीकेशन बनती किस तरीके से, थोड़ी देर के लिए जल्दी से। और रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर क्या चीज़ें थी जो हमें नेक्स्ट में ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, वो भी हम करके देखते हैं। ठीक है। अच्छा, रिएक्ट के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में एक वो प्रेजेंटेशन भी शेयर कर दी है नेक्स्ट डे की, ज़रा वो भी देख लीजिएगा। अभी हम उसको स्टार्ट करेंगे बाद में, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी हम चलते हैं किसकी तरफ? रिएक्ट की तरफ। ठीक है, क्या करना है देखें। ये वाला है रिएक्ट का न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए।
और यही जो रिएक्ट का हम न्यू प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, ये भी मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करता हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ करना चाहें तो वेरी गुड हो जाएगा। अच्छा जी, क्या कहता है ये? फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको? एनपीएक्स। एनपीएक्स का किसी को पता है ये क्या है? एनपीएक्स मतलब चीज़ें पता होनी चाहिए ना हम जब यूज़ करें तो। अब हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि अब हम लोकली थोड़ा सा सर ना ये एडवांस की तरफ जा रहे हैं। ये नोड पैकेज मैनेजर है। एनपीएक्स नहीं नहीं, नोड पैकेज नोड मैनेजर, पैकेज को नोड एग्जीक्यूट पैकेज, करने के लिए। नोड पैकेज एग्जीक्यूट मैनेजर सर ये जो कर है, नोड पैकेज मैनेजर जो है वो एनपीएम है, ठीक है। ये आपका रिएक्ट का ऐप बनाएगा करंट प्रोजेक्ट में, तो इसको वो तो ग्लोबली लोकली नहीं सर ये ठीक है, बना देगा सर ये इसमें मैं बताता हूँ सर मैं ये बताता पैकेज हूँ। लोकल डाउनलोड भी फोल्डर में। करेगा और एग्जीक्यूट भी करेगा। नोड पैकेज इंस्टॉलर। यस, ये एग्जीक्यूट करता है। ये होता क्या है मैं बताता हूँ आपको कि जब आप कोई भी टूल यूज करने जा रहे हो या कोई भी लाइब्रेरी यूज करने जाते हो ना, तो उसको आपके सिस्टम में होना जरूरी है, ऐसा ही है, ठीक है। पहले जब तक एनपीएक्स जी नहीं सर। था तो आपको क्या करना पड़ता था? ये सीएलआई मौजूद होती है ना इसमें, क्रिएट नेक्स्ट। ये देखिए, ये भी अभी किस पे लेके जा रहा है डायरेक्ट ही, क्या कहता है, क्या यूज करो? नेक्स्ट जेएस। ये एक अच्छी चीज है, ये आपको देखने की जरूरत है। हम बात कर रहे हैं रिएक्ट की, तो रिएक्ट की इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में अब इसने किसको अडॉप्ट कर लिया है? नेक्स्ट सर जेएस जूम को, स्क्रीन नेक्स्ट प्लीज। ठीक है। जूम स्क्रीन सर प्लीज। इसका मतलब है सर अब आप पुराने तरीके से क्रिएट रिएक्ट ऐप से आप रिएक्ट का ऐप नहीं बना सकते, नेक्स्ट को बना यूज सकते, करना। हम बना तो सकते हैं, वो रोकेगा नहीं, बना लेकिन सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट जेएस को रिएक्ट का ऑफिशियल फ्रेमवर्क ऑफिशियल डिक्लेयर फ्रेमवर्क कर अनाउंस दिए। कर दिया है। यस, अनाउंस कर जी दिया जी। गया है। तो ठीक। इसका अच्छी चीज ये है कि अब इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी आ चुका है, लेकिन हम इसको अभी पुरानी तरीके से ही करके देखेंगे, ठीक है। एनपीएक्स का मतलब नोड पैकेज एग्जीक्यूटर। ये क्या करेगा आपके सिस्टम में इंस्टॉल करने के साथ साथ, बल्कि इंस्टॉल नहीं करता आई थिंक, या आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट करता है, हाँ टेम्पररी इंस्टॉल करता होगा डेफिनेटली। वरना तो क्या आपको ग्लोबली सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ता था अपने सिस्टम में। जब ग्लोबली इंस्टॉल हो जाता था फिर आप ग्लोबली प्रोजेक्ट इनिशियलाइज या क्रिएट कर सकते थे। सर जूम प्लीज। चल, ठीक हो गया, नो वरीज। इसकी सर कमांड की सपोर्ट अब नहीं रही, खत्म हो गई है। देखना होना तो नहीं चाहिए कि कमांड बिल्कुल ही गायब हो जाए। ठीक है, तो कह रहा है कि इसकी सपोर्ट ही नहीं है। जब सपोर्ट थी तो तब भी मसले करता था। ठीक है, ये पैकेज इंस्टॉल कर रहा है, ये देखिए कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल कर रहा है इसके। ये कोर पैकेजेस है, रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, ठीक है। ये रिएक्ट स्क्रिप्ट तो जो आपको रिएक्ट की एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए होता है, लेकिन ये देखिए ये इसके दो मेन पैकेजेस है, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम। रिएक्ट डॉम क्या है? रिएक्ट तो लाइब्रेरी है, रिएक्ट डॉम ये कि आपका जो HTML का डॉम है उसके साथ जो हम प्ले करते हैं, किस तरीके से प्ले करते हैं वो भी मैं ज़रा, ये एक जनरेट हो जाए तो फिर मैं आपको बताता हूँ, एक मैं समझाता हूँ आपको, ताकि आपको है ना कोड पता होना। आपको कोड पता होगा तो आपको ना नए की तरफ जाने में मसला नहीं होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको कोड नहीं पता होगा, आप डायरेक्ट नए पे जाओगे तो जो उसकी बेसिक चीज़ें थी, जो एसेंशियल चीज़ें थी रिएक्ट की, वही नहीं पता होगी तो फिर मज़ा नहीं सर आएगा ना काम करने में। सर ये एक ना सवाल है सर, ये क्वार्टर है टू में हमने रीएक्ट को सर बहुत ही कम सा था और आपने ज्यादा पोर्शन का,
2 में सर, Q2 में। वापस कीजिएगा, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। सर Q2 में आपने सादा ना पोर्शन जो लिया जो था का, वो लिया था नेक्स्ट का, और सिर्फ एक थी बस, क्लिक ली थी आपने सर, सिर्फ इंस्टॉल करना सर बता दिया था, जो आज आप ना बता भी रहे हैं। तो सर सबको, मैं ये अगर सबको पूछना पता चाह रहा है हूँ तो कि फिर मैं आगे अब चलूं। इसी को, ये मेरा यही सवाल है, अगर सबको ये स्टेप पता है, सारी चीजें रिएक्ट का कोड किस तरीके से काम करता था, अगर सबको पता है तो फिर मैं चाहूंगा कि फिर मैं आगे बढ़ूं, फिर ये वाला स्टेप मैं स्किप करूं। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो मैं एक दफा ये स्टेप बताना चाहूंगा सबको, ताकि सब एक पेज पे आ जाएं, ताकि प्लीज सबको सर आप, वापस एक दफा सर क्लियर हो जाए। काइंडली सर काइंडली यस सर, एक रिक्वेस्ट है सर सर। काइंडली जरूर बताएं प्लीज। सर यहाँ पर जी हमारे जी पास जो है ना 61 पार्टिसिपेंट हैं सर। जी तो जी जी जितने भी लोग थे, अगर उन्होंने प्रैक्टिस की है तो ऑलरेडी जितना पिछले सेशन के अंदर आपने क्वार्टर में हमें पढ़ाया है ना, तो उससे हम एक हम्म। अच्छी वाली नेक्स्ट की जो ऐप है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। और किसी भी एपीआई के साथ कनेक्ट करते हुए, चाहे वो जो सीएमएस होता है कंटेंटफुल, उसका इस्तेमाल करते हुए हम मोस्टली लोग जो है ना ये कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि अगर आप नेक्स्ट को प्रोजेक्ट लेवल है तो इट विल बेटर फॉर ऑल। क्योंकि सर अगर बेसिक्स की हर चीज को बार बार डिस्कस किया जाए, या उन लोगों को जो खुद से डॉक्यूमेंटेशन जाकर स्टडी नहीं करते और वो यही इसरार करते हैं कि सर ही हमें 1 by 1 एक लाइन बताएं, तो सर इट इज टोटली वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्योंकि हमारी वीक में एक ही क्लास होती है, तो इससे हमें जो रियल टाइम में आप प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं सर, उस हिसाब से अगर लेकर चलें सर, और ये छोटी चीजें हर जो बहन भाई हमारी क्लास में मौजूद है सर, उसको डॉक्यूमेंटेशन को थॉरोली स्टडी करे तो उसे समझ आ जाएगी आई थिंक। थैंक यू सो मच सर। सर ये हमारे भाई क्या बिल्कुल ठीक नहीं है, मगर सर इसमें हम बिल्कुल छोटे बच्चे भी हैं, स्क्रैच से जो चले हुए हैं, मगर बेहतर है सर, जो आप बेहतर फैसला करेंगे वो हम सब के लिए ठीक होगा। एक्सपर्ट लोगों के लिए तो बेहतर मसला नहीं है ये सर। भी होता है सर अरसलान भाई देखें, मैं आप ये नहीं कहता कि आप बेबी स्टेप्स ले रहे हैं सर, लेकिन बट क्वेश्चन ये है कि जो पिछले 2 क्वार्टर हम पढ़ के आए हैं, तो अभी तक अगर आप बेबी स्टेप्स के ऊपर खड़े हुए हैं तो इसमें हमारा तो कसूर नहीं है। तो इट इज आल्सो वेस्टिंग ऑफ टाइम फॉर अस माय ब्रदर। तो आप पहले 2 क्वार्टर के अंदर वो सारे स्टेप्स लेने चाहिए थे सर के साथ, जो आप अभी चाहते हैं कि आप लें। सॉरी टू से भाई, ये अभी एक ही क्वार्टर एक मिनट, हमारा रहता मैं है, तो इसको फिर हमें क्लियर आगे करता भी हूँ। जो मैं इसको और थोड़ा सा बेहतर तरीके से कर लेते हैं कि देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये हमेशा ये हर क्लास के अंदर हमें स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस के अंदर ये मसला होता है कि सब एक पेज में आने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जैसे HTML CSS और ये वाली जो सारी क्लासेस थी उसके अंदर यही प्रॉब्लम थी कि काफ़ी लोगों को सारी चीज़ें आती थी, काफ़ी लोगों को कुछ नहीं आता था। तो प्रॉब्लम यही थी कि सबको एक साथ लेने के लिए ना एक दो क्लासेस का हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद कुर्बानी सारी चीज़ें देनी स्मूथ हो पड़ती है। जाती है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मसला होता है, डेफिनेटली आई अग्री विद यू। मैं अपनी भी बात करूँ तो हम लोग भी जब क्लासेस में जाते थे तो हमारे साथ भी यही होता था कि हमें आती थी चीजें, लेकिन वो वापस से हम वही चीजें देख रहे होते थे। इसका सबसे बड़ा मसला ये होता था कि जो दूसरे स्टूडेंट साथ बैठे हुए हैं ना उनको साथ लेके चलना। आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह सही है, लेकिन एक क्लास या दो क्लास से ये हो जाएगा कि सारे स्टूडेंट एक पेज पे वापस से आ जाएंगे, और जब सारे स्टूडेंट वापस से एक पेज पे आ जाएंगे तो फिर पूरी क्लास का जो पेज होगा ना वो एक ही पेज में चल रही होगी पूरी क्लास। तो ये ओके आई सर, ठीक है टोटली सर, अंडरस्टैंड, आई टोटली ओके सर, अंडरस्टैंड। सर मुझे क्लियर। ठीक है सर। सर थैंक यू वेरी मच। मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास, अच्छा ये ओपन है डॉक्यूमेंट्स, दस 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 दस।
और साथ साथ मैं एक सजेशन ये है कि अगर कोई ग्रुप के अंदर ना Q3 की जो हमारी आउटलाइन है वो सबके साथ शेयर कर दे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले सब उसको ही देखते हुए आए कि हम नेक्स्ट क्लास में फिर वही करना है, तो फिर हम उसी हिसाब से हम आगे चलेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर जी आप सर, वो में से कोई वापस से एक दफ़ा Q3 कोर्स का आउट पूरा हाँ कोर्स आउटलाइन शेयर कर दें, ताकि सबको पता हो कि नेक्स्ट क्लास से हम यही करेंगे, हम फिर और किसी जगह पे नहीं आएंगे। तो ये जो अभी आपने ऐप बनाई है इसमें टाइप QL आपने एक्टिव यस रखा है? नहीं, टाइप में नहीं रखा हुआ, अभी तो नॉर्मल ही है। ओके। अच्छा जी, देखिए जल्दी से थोड़ा सा ना, पब्लिक के अंदर मेन चीज़ होती है आपकी सारी की सारी इमेजेस और आपका मेन HTML, ठीक है। और मेन HTML के अंदर देखें यहाँ पे गौर से कि रिएक्ट के एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास चल रहा होता है आईडी रूट, यानी आपकी पूरी एप्लीकेशन जो है रिएक्ट की वो कहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगी, डोम के अंदर मैनिपुलेट होने के बाद इस वाले डिव के अंदर जिसकी आईडी क्या मौजूद है, रूट। अब ये एक्चुअली हमने कहाँ पे बताया हुआ, कौन जल्दी से बताएगा? ये रिएक्ट के अंदर कहाँ पे बताया हुआ कि यार इस वाले डिव के अंदर पूरी की पूरी रिएक्ट एप्लीकेशन हमें इंटीग्रेट करनी है? सोर्स सोर्स में ऐप सोर्स में सोर्स में कहाँ पे, ऐप में जाऊँ? index.js। बिल्कुल सही कहा, index.js। अब ये देखें Index.js। रिएक्ट डॉम यूज किया हुआ है यहाँ पे, और डॉम के अंदर हम कह रहे हैं कि भाई क्रिएट करो रूट को, कहाँ पे रूट को क्रिएट करो, जहाँ पे जिसकी आईडी क्या मौजूद हो, गेट रूट एलिमेंट रूट रूट, ठीक है। और ये रूट वाली रूट आईडी हमने अभी इंडेक्स में थोड़ी देर पहले देखी। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रूट से रूट की जगह कुछ और कर दूँ फू, तो क्या हो जाएगा? नहीं, एग्जीक्यूट ही नहीं सर, ये फिर होगा, मतलब होगा तो, लेकिन डिस्प्ले में नहीं आएगा कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। सबसे बड़ा मसला यही है कि ये आईडी को सर्च करने जाएगा रूट की आईडी इसको मिलेगी नहीं, तो रिएक्ट का डॉम इंटीग्रेट ही नहीं होगा। जब रिएक्ट का डॉम इंटीग्रेट नहीं होगा तो आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन जो भी है वो चलेगी नहीं, ऐसा ही है। जी सर। या तो मैं इधर रूट कर दूं या तो फिर मैं उधर फू कर दूं, ठीक है। ये मैच होनी चाहिए आईडी, अब सिंपल सी बात है। अब ये क्या हुआ, कुछ नहीं, इसने कहा कि अच्छा ये करो और रूट के अंदर रेंडर किसको कर दो, ऐप को। ऐप क्या है हमारे पास, रिएक्ट की एप्लीकेशन मौजूद है। ये रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर हमें पता है कि ये पूरा का कंपोनेंट है पूरा ना सर, ये HTML है, ये कंपोनेंट है हमारा एक कंपोनेंट। एप्लीकेशन का, ठीक है। हमने इसमें ये देखें हेडर बनाया, हेडर के अंदर इमेज है, इमेज के अंदर एडिट है। उसको चलाने का तरीका क्या है, सिंपल से वर्ड में चलाते किस तरीके से एप्लीकेशन को, किसी को पता है? नहीं पता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। run आप dev npm npx run run dev npm run dev npm run dev, npm start। हाँ, यही चीज मैं बताने के लिए इधर आया हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर एप्लीकेशन के अंदर एक ही तरीके से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, पैकेज स्टार्ट जेसन में जाना है और आपको स्क्रिप्ट और देखनी देख है। लेना। स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे हो सकता है npm स्टार्ट run भी हो सकता है, यहाँ पे हो start। सकता है डेव भी हो सकता है, वॉट एवर, या आप अपना भी बना सकते हो कुछ नया, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब आपको किसी जगह से अगर डॉक्यूमेंटेशन से भी नहीं मिल रहा कहीं से, तो सिंपल है पैकेज जैसे में सारी स्क्रिप्ट रन है, इसको रन करने के लिए ये देखनी है। जो मैं कह रहा था ना, रिएक्ट स्क्रिप्ट जो थर्ड लाइब्रेरी इंस्टॉल हुई है वो यही हुई है। ये आपके प्रोजेक्ट को स्टार्ट, बिल्ड और इजेक्ट और टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। और आपके जो दो पैकेजेस हैं वो ये इंस्टॉल हुए होंगे, यही पैकेज है, ये रहे रिएक्ट डाउन और रिएक्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। और ये टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग पता है किसी को क्या चीज़ है? ये टेस्टिंग का आइडिया है किसी को? नो नहीं। नो जो सर। जब आप अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं ना, अपनी एप्लीकेशन की आपको टेस्टिंग भी करनी होती है। यूनिट टेस्टिंग का नाम सुना है किसी ने? नहीं। यस सर, यूनिट यस जी सर। सर टेस्टिंग का नाम सुना। यस सर। सुना है? अगर सुना है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सुना तो आपको पता होना चाहिए कि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिमांडिंग है। हाँ, मतलब समझने कि ये अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हैं ना, तो एप्लीकेशन बनाने के अंदर बहुत सी कंपनीज के अंदर तो है कि अगर आप कोई पेज बना रहे हो, लेट्स से ये ऐप का कंपोनेंट बना हुआ है, तो ये देखो ऐप का टेस्ट केस भी बना हुआ है, ये रहा।
ये मतलब 100% कंप्लीट नहीं बना हुआ, लेकिन ये देखो बना हुआ है। तो इसी तरीके से आपके जितने भी कंपोनेंट्स बनेंगे उसके क्या होने चाहिए, उसके टेस्ट कंपोनेंट की टेस्टिंग होनी होने चाहिए। चाहिए। तो मतलब हमारे यहाँ इस चीज़ों को हम लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन बाहर अगर आप किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम करोगे तो 60% कंपनीज का है कि उनको टेस्ट केसेस चाहिए। आपने कंपोनेंट बनाया तो उस कंपोनेंट की टेस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक चाहिए। छोटी सी चीज़ है। हाँ, तो ये आपको पता, टेस्टिंग के लिए तरीके बहुत सारे अलग अलग हैं। ये देखें, ये यूनिट टेस्टिंग, ये कंपोनेंट टेस्टिंग कर रहा है स्पेसिफिक, ये ऐप के कंपोनेंट की टेस्टिंग करेगा। अगर आप एक दूसरा हेडर का कंपोनेंट बनाए या लॉगिन का कंपोनेंट बनाए तो उसकी टेस्टिंग अलग अलग इसी तरीके से आपको करनी पड़ेगी। तो ये देखें, टेस्टिंग लाइब्रेरी इसीलिए यूज़ की जाती है। ठीक है, और जो आजकल मार्केट में हाई डिमांड है, वो किसी को पता है क्या है टेस्टिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं लोग? पोस्टमैन से जस्ट नहीं, ये हाई डिमांड है मार्केट में, इसको जरा देखिएगा। ठीक है, एक होती है एंड टू एंड टेस्टिंग, एक होती है यूनिट टेस्टिंग। ये हमारी साइप्रस के ऊपर है ना, हम ज्यादातर एंड टू एंड टेस्टिंग करते हैं। एंड टू एंड टेस्टिंग क्या होता है, किसी को पता है? आज मेरे ख्याल में मैं कुछ ज्यादा एडवांस तो नहीं जा रहा, नहीं नहीं सर, सही है सर, आप सही है। क्योंकि हम 2 क्वार्टर एंड करके टू आ एंड चुके हैं तो हमारी बेसिक्स मुझे बनी हुई लगता है है। कि काफी हद तक बनी हुई है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम थोड़े थोड़े स्टेप्स आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर मसला है हमारे लिए ना। जरूर जरूर तो जरूर। खैर, तो ये साइप्रस मार्केट में हॉट डिमांड प्रोडक्ट है अभी। मतलब इसका काम अच्छा खासा है, इसके स्पेसिफिक फ्रीलांसिंग के हमको प्रोजेक्ट भी बहुत ज्यादा है। इसको हम कहते हैं एंड टू एंड टेस्टिंग। एंड टू एंड टेस्टिंग क्या होता है पता है आपको? मैं सिंपल से पूरी वर्ड में समझाने की कोशिश करता हूँ। पूरी एप्लीकेशन एक दफा या तो टेस्ट होती होगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखें, ये टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं इसमें, मतलब जो भी लिखे हुए हैं। अब ये इस तरीके से टेस्ट केसेस, जैसे आपकी एप्लीकेशन की बात करूँ, आपकी एप्लीकेशन की मैं बात करूँ कि किसी डेवलपर ने या आपने कोई काम करके दे दिया। अब क्या वो काम सही चल रहा है, उसकी वजह से एप्लीकेशन क्रैश तो नहीं हो रही, ये सारी चीजें कौन देखेगा? टेस्टर देखता है यूजुअली, क्यूए देखता है। जी। ठीक है, अब क्यूए और टेस्टर के अंदर सबसे बड़ा मसला ये आता है कि वो मैनुअली सारी चीजें चेक करेगा तो टेक्स टाइम। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये होता है कि लोग एंड टू एंड टेस्टिंग करते हैं, जैसे साइप्रस को यूज कर लिया। साइप्रस को यूज कर लिया, आपकी एप्लीकेशन में अभी हम ये कहते हैं कि 2 चीजें हैं, लॉगिन होना और आपकी फेसबुक की पोस्ट आना थोड़ी देर के लिए, हम ये सोचते हैं। तो एक डेवलपर ने कोई काम किया जिसकी वजह से लॉगिन सही हो गया, लेकिन पोस्ट में डेटा नहीं आ रहा उसकी किसी भी रीजन की वजह से, तो फिर क्या होगा? कैसे आपको पता चलेगा? क्योंकि उसने तो लॉगिन का मसला था, लॉगिन का मसला सॉल्व करके दे दिया, उसने वो पोस्ट चेक ही नहीं की। अब उसने लॉगिन की चीज अगर वो डिप्लॉयमेंट में चली जाए प्रोडक्शन में तो क्या होगा? मसला है ना, ये एप्लीकेशन क्रैश आपकी। तो एप्लीकेशन जब भी डिप्लॉय होती है ना, उससे पहले ये टेस्टिंग वाला प्रोसेस होता है, ये पूरा प्रोसेस है CI/CD का। एप्लीकेशन बिल्ड हुई, बिल्ड होने के बाद एप्लीकेशन आपकी टेस्ट होगी, टेस्ट होने के बाद जब सारे टेस्ट केसेस पास होंगे फिर वो जाके क्या होगी? डिप्लॉय। डिप्लॉय होगी। ठीक है, तो ये एक पूरा साइकिल होता है हर एप्लीकेशन में। तो टेस्ट के अंदर यही होगा कि आपने यहाँ पे है ना लॉगिन किया, लॉगिन होने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक सारी चीजें लिखी हुई आएंगी आपके सामने, पूरी वीडियो चल रही होगी समझो एक तरीके से ना। वो आपको कोडिंग के थ्रू करना पड़ेगा, लेकिन आपके सामने सारी चीजें होगी इसमें। पर ये सिलेनियम ज्यादा नहीं सिलेनियम भी करते हैं, सिलेनियम भी करते हैं, जावा वाला, बिल्कुल जावा वाला भी करते हैं, लेकिन वो उसकी डिमांड बहुत अभी स्पेसिफिक है। ठीक है, ये तो जावा स्क्रिप्ट है, ये आप लोगों को बताने का मकसद ही यही है। उसके लिए आपको जावा और पाइथन पे सिलेनियम यूज कर सकते हो, ये तो है ही जावा स्क्रिप्ट। आप जिस तरीके से अपने फंक्शंस लिखते हो, ये देखो ये क्या काम है, ये वाला एक फंक्शन पढ़ के बताओ ना, ये सिंपल सा। ये कह रहा है साइप्रस विजिट करो स्लैश, इसका क्या मतलब है? होम पेज पे चले जाओ। अगर ये होम पेज पे चले गया इसका मतलब क्या है? ऑल गुड। होम पेज पे नहीं जा सका तो इसका मतलब क्या है? ये फेल हो जाएगा। फेल हो गया। और ये फेल होगा तो आपको पता चलेगा कि यार ये किसी रीजन की वजह से ये काम नहीं करता। तो ये देखो ये कितना आसान है, CY.visit। इसका मतलब है किसी भी पेज पे जाने के लिए आप क्या यूज करोगे? CY.visit। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे फंक्शन। स्लैश अब होम ये पेज पे। पढ़ो, हाँ अब ये पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? आप जरा सिंपल है ना, देखो ये छोटी छोटी चीजें लिखी हुई है जो आपको पढ़ के भी समझ में आ जाए। ये जावा स्क्रिप्ट है, सिंपल।
तो ये Describe प्लीज what- पिछला स्टेप रिपीट कर दीजिएगा, इधर लाइट चली गई थी, सिर्फ 1-2 मिनट का स्टेप, नहीं, जैसे ये हमने बताया कनेक्ट था। की। Fat arrow function। हाँ, यहाँ पे हम पैट एरो फंक्शन यूज करते हुए हम देखें, ये एक सिंपल सा टेस्ट केस यूज कर रहे हैं कि इसको किस पे जाना चाहिए, होम पेज पे। अब ये जैसे ही होम पेज पे चले गया, इसका मतलब आपका टेस्ट केस पास हो गया। Clear अगर हो नहीं गया, गया तो pass फेल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जैसे ये स्टार्टिंग के अंदर जो ग्रीन आइकन टिक्स आ रहे थे ना, ये जो है ना, ये अलग अलग स्टेप लिखे हुए हैं इसमें। इसने कहा अच्छा ये पहला ये होना चाहिए। देखो ये क्या लिखा हुआ है, क्लिकिंग लाइक ऑन हीरो शुड इंक्रीज देयर फैन काउंट। अगर मैं किसी पे भी क्लिक करूंगा तो इसका मतलब ये इंक्रीज करना चाहिए इसका काउंट। तो उसको पता है कि ये अपने लॉजिक लगाई हुई है कि यहाँ पे 8 है तो इसको क्या होना चाहिए, 9। 9। और अगर वहाँ पे डिक्रीज भी होगा, इसी तरीके से ये देखिए सारी चीजें हुई हुई है। तो ये छोटे छोटे फंक्शंस बनते हैं आपके टेस्ट केसेस, कि अगर आपकी किसी भी कोडिंग की वजह से कोई चीज फेल होगी तो आपको पता चल जाएगी, अच्छा ये वाला टेस्ट केस नहीं चल रहा, इसका मतलब यहाँ पे मेरे से कोई मिस्टेक हुई है, तो ये आपको चेक करना है। तो इसी तरीके से ये देखिए, ये पढ़ने में समझ में आ रहा है। ये कह रहा है एक्सपेक्ट ट्रू आना चाहिए, जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रू। ठीक है, यहाँ पे तो इन्होंने हार्ड कोड लिखा हुआ है, आप किसी फील्ड से करोगे क्या, चलो इस फील्ड में टेक्स्ट आना चाहिए और इक्वल्स टू टेक्स्ट होना चाहिए इसकी टाइप। तो इस तरीके से ये सारी चीजें कर सकते हैं आप। ये देखो, एक्सेप्ट ट्रू इक्वल टू फॉल्स, यानी आएगा ट्रू लेकिन होना फॉल्स चाहिए, इक्वल टू फॉल्स होना चाहिए। तो इस तरीके से भी सारी चीजें आप कर सकते हो कि ये मैच नहीं हुआ, तो ये देखो इस तरीके से रेड कलर में ये एरर दे देगा। तो ये पूरी की पूरी जावा स्क्रिप्ट है, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। ये देखो, ये विजिट दिस पेज, आप अपना पेज डालोगे, वॉट एवर जो भी आप काम करना चाहो। ये देखो विजिट करो, ये देखो ये एक अच्छी चीज है, इसने कहा विजिट करो इस पेज पे, और इस पेज पे मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। क्या कह रहे हैं, कंटेंट टाइप, यानी आपकी कोई ना कोई हेडिंग होगी या कोई ना कोई बटन होगा या कोई ना कोई इमेज मौजूद होगी ना होम पेज पे। तो वो आप चेक करोगे कि क्या मैं वाकई में होम पेज पे पहुंचा हूँ। अगर मैं होम पेज पे पहुंचा हूँ तो ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, कंटेंट टाइप होना चाहिए, या आपका कोई हेडर होना चाहिए, या कोई आप इमेज चेक कर सकते हो। समझ लो बात को मेरी आप। बिल्कुल सर। तो ये बहुत हाई डिमांड चल रही है, मतलब एंड टू एंड टेस्टिंग तो आजकल बहुत है। अब ये देखो, जब मैं इस पर क्लिक भी कर सकता हूँ, अगर ये आपने कोई बटन बनाया हुआ है या कोई हेडर है तो उस पर आप क्लिक करो तो क्या होना चाहिए, ये फिर नेक्स्ट स्टेप्स आ रहे हैं इसके साथ। देखें, क्लिक करने के बाद यूआरएल ओपन होना चाहिए, यूआरएल के अंदर जो जो यूआरएल का आपका क्या होता है, यूआरएल होता है, यूआरएल के अंदर ये इंक्लूड होना चाहिए, कमांड स्लैश एक्शन या वॉट एवर, आपके केस में कुछ और भी हो सकता है। तो ये देखिए, ये सिंपल है बिल्कुल, ये जावा स्क्रिप्ट है पूरी की पूरी। तो इस तरीके से आप अपनी जावा स्क्रिप्ट की मदद से ये पूरी एप्लीकेशन को बना सकते हो। वो अभी हम जो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, लॉगिन वाला काम, क्या ये पॉसिबल है? जी सर। ये देखो, इसने क्या, इससे पता चला कि इसने गेट किया हुआ है इनपुट को, और इनपुट के अंदर ये कह रहा है हैज वैल्यू होनी चाहिए ये। उसने टाइप भी यही किया हुआ है, होनी भी ये चाहिए। हो सकता है कि आपकी वजह से कोई स्पेस या कॉमा या सेपरेट कुछ और हो जाए, तो ये दोनों चीजें मैच नहीं होंगी, तो ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये तो आप जब काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको और किस तरीके से बेहतर टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो इसको कहते हैं टेस्ट केसेस, यूजर टेस्ट केसेस। ये लॉगिन का टेस्ट केस बनाया आपने, पोस्ट का टेस्ट केस बनाया कि भाई जब मैं पोस्ट लिखूं ये तो ये सारी चीजें पोस्ट हो, और ये पोस्ट करने के बाद जब मैं पेज रिफ्रेश हो, पेज रिफ्रेश के अंदर वो वाला पोस्ट मुझे शो होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। इसको कहते हैं एंड टू एंड टेस्टिंग, E2E, एंड टू एंड टेस्टिंग। अच्छा सर, ये एंड टू एंड टेस्टिंग जो है ना बेसिकली बहुत सारी चीजों के लिए यूज हो रही है आजकल, जो है ये ब्लॉकचेन के ऊपर भी जो है ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की टेस्टिंग के लिए यूज हो रही है। जबरदस्त, देख लें दोस्त, ये तो मैं अभी, हम लोग तो एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे, ये ब्लॉकचेन के लिए भी यूज किए टेस्टिंग के। तो ये साइप्रस बहुत जबरदस्त चीज है, ठीक है, ये देखिएगा। इसको सबको देख लेना चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं भी जब काम करता हूँ ना तो मुझे भी टेस्टिंग के लिए ये साइप्रस यूज करके एंड टू एंड टेस्टिंग करनी पड़ती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। जबरदस्त। चलें, ये एक और अच्छी चीज का इजाफा हो गया। एक और मजेदार चीज बताऊं अगर आप लोग कहें थोड़ी देर के लिए तो। जी सर, बिल्कुल बताएं सर। प्लीज। अच्छा, एक सवाल है आप लोगों से पहले। मुझे एक लिंक्डइन पे जाना है, सही है? जी सर। वहां पे जाके मुझे सर्च करना है रिएक्ट की जॉब, और रिएक्ट की जॉब आ जाएगी तो सारे के सारे पोस्ट आ जाएंगे आपके सामने, ऐसे ही होता है ना रिएक्ट के? जी सर।
अब मोस्ट मैं चाह रहा प्रोड्यूस हूँ है। कि हाँ, और मैं चाहता हूँ कि अब हर एक पोस्ट पे जाना है और उस पोस्ट पे अप्लाई करना है। क्या पॉसिबल है ये काम? हर एक पोस्ट पे सर जाएं ये तो और लंबा प्रोसेस है अप्लाई। सर, ये तो सर हो हाँ, जाएगा। अब इसके बताएं। लिए इसके लिए लंबा आपको प्रोसेस। डायनामिक राउट बनाना पड़ेगा, जो कि रिएक्ट में बहुत मुश्किल काम है, बिल मुकाबले में नेक्स्ट में बहुत इजीली हो जाता है ये। मैं तो ना रिएक्ट की बात कर रहा हूँ ना अभी उसकी बात कर रहा हूँ। क्या ये वाला काम मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ, ये सवाल है। सर अभी जिनको नहीं पता उनके लिए तो नो है, अदरवाइज मोस्ट जी प्रोबेबली सर, हो कर सकता सकते हो। हैं। ये क्या सर साइप्रेस ऑटोमेशन के बहुत अभी सारे तक? टूल्स मौजूद हैं। हाँ, बिल्कुल सही जैसे कहा। पावर ऑटोमेट भी है, इस तरह के और बहुत सारे टूल्स बहुत हैं। सारे टूल्स मौजूद हैं, यस यस सर। लेकिन अभी थोड़ी देर इनके के लिए हम अंदर बात आप करें कि अभी इनके हमने अंदर साइप्रेस आप पढ़ा। स्क्रिप्टिंग के थ्रू भी कर सकते हैं और जो है वो सारे काम, यूआई के थ्रू भी कर सकते बिल्कुल ब्लू बिल्कुल। प्रिज्म वगैरह जो है वो सही है। क्या साइप्रेस अभी तक मैंने पढ़ा, तो क्या मैं इसमें ये लिख सकता हूँ कि भाई विजिट करो लिंक्डइन? अब हम लोग इस तरह सोचते हैं ना थोड़ा सा, क्या ये यस सर पॉसिबल है? है। यस जी सर सर, है। ये लिंक्डइन भी यस अब सर। टेस्ट यहाँ कर पे सकते हैं एक तरीके से। हाँ, अब ये लिंक्डइन में विजिट करो, फिर हमने कहा कि यार गेट करो किसके इनपुट, सर्च का इनपुट हो सकता है, और सर्च के अंदर वैल्यू टाइप कर दो। वो रिएक्ट। आय हाय जबरदस्त। अब ये क्या करेगा, थोड़ा टाइम लेगा, तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं इसका वेट भी होता है कि यार हो सकता है ये वेट ले सकता है। लेट से थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं 1000 मिली सेकेंड्स का वेट ले लो, तो जब तक एक आपके पास सेकंड का वेट ले लें। हाँ, मतलब वॉट एवर आप जो भी अब आपके नेट की ठीक है स्पीड सर, के हो हिसाब रहा से है। इसको आपने फाइन ट्यून किया। और उसके बाद फिर आपने देखा कि सारी की सारी पोस्ट गेट कर सकते जावास्क्रिप्ट की मदद से, जी सर। है ना। यहाँ पे आपने वही साइप्रेस की मदद से सारी की सारी पोस्ट को गेट किया, और आपके पास फिर आपको पता होना चाहिए कि उस पोस्ट में जाते किस तरीके से हैं। उसकी आईडी या कुछ ना कुछ लिंक मिलेगा ना, हाइपर लिंक आपको। वहां से हाइपर लिंक लिया, हाइपर लिंक के बाद आपने वापस क्या किया, सीवाई विजिट किया, नया पोस्ट ओपन कर दिया आपने नहीं यहाँ से, और अप्लाई का बटन आपने सर्च किया वापस के भाई मुझे अप्लाई का बटन निकाल के दे दो। सीएसएस की मदद से आपको डेफिनेटली फर्स्ट टाइम ये देखना पड़ेगा कि कौन सा बटन है। हम कहते हैं अप्लाई डैश बटन के नाम से इसका एक बटन होगा, और मैं जाके इस पे कर दूं क्लिक। क्या ये पॉसिबल है, ये सारी चीजें ये आपने जी अपनी सर, स्क्रिप्ट है बना ये ली? वैसे। यस सर। तो मतलब साइप्रेस की मदद से आप ऑटोमेट भी अपना कोई काम करवाना चाहो तो आप वो भी करवा सकते हो। सर ये आपने तो ये बात बताई थी कि ये टेस्टिंग के लिए है, तो ना टेस्टिंग के साथ साथ हम इसको ऑटोमेट भी कर रहे हैं। तो अच्छा, यही, ये चीज है ना टेस्टिंग ही में की एक ना किस्म है वैसे। यस, हम कर तो टेस्टिंग ही रहे हैं, लेकिन हमने उस टेस्टिंग का जो टूल है हमने उस टूल को किसी और के लिए भी यूज कर लिया, ऑटोमेशन के लिए भी यूज कर लिया। हैं। ये सर एक्सप्लॉइट कर लिया। तो खैर कहने का मकसद है कि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मतलब हम कर सकते हैं। मतलब आपको कोई ऑटोमेशन वाला काम करना चाहो तो ये साइप्रेस की मदद से भी आप ये कर सकते हो, कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वरना टेस्टिंग जो ही की एक ये वो बात बन हाँ, जाती है। एक होता है आई थिंक, ठीक है सर। वरना तो लोग ज्यादातर ये यूज करते हैं ये सारे काम के लिए, ऑटोमेशन वगैरह के लिए हाई डिमांड है ये भी, ठीक है। किया। वेल, छोड़ दें सारी चीजों को, लेकिन साइप्रेस आपको समझ में आ गया ना। साइप्रेस का फायदा ये कि जी सर। इसके अंदर आपको यूज क्या करना है, जावास्क्रिप्ट। तो क्या ये पॉसिबल है ये सारा काम करना? तो आप ये साइप्रेस भी सीखें, फायरबेस भी देखें, तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें जो अभी है ना ये मार्केट में हाई डिमांड है, आपको आनी चाहिए। मतलब समझ लें ये एक बोनस पॉइंट मिल जाता है अगर आप अपने साथ लिख दो ना कि मुझे साइप्रेस भी आता है, मुझे ये फायरबेस पे भी मैंने काम किया हुआ है, फायर क्लाउड बेस भी फंक्शन है। भी काम किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, तो ये प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए। मतलब आपको प्रोजेक्ट ठीक। ग्रैब करने में बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह। प्लस पॉइंट है वो आपके। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ तक ऐसी कोई चीजें हैं जो समझ में नहीं आई, या अब हम सारे एक पेज पे आ चुके हैं? सर यस मेरी सर। तरफ से तो यस है सर।
बस ठीक है ठीक है। अब हमें यूज करना है GraphQL। ठीक है, अब हमारा जो कोर्स आउटलाइन है, कोर्स आउटलाइन के हिसाब से हमें गेट्स भी पढ़ना है और GraphQL करना है। तो हम सबसे पहले गेट्स भी पढ़ेंगे। सर गेट्सबी के ये गेट्सबी और नेक्स्ट जेएस में सर फर्क क्या है सर? ये हम डिस्कस करते हैं इसमें पूरा डिटेल यस सर, हम देखते हैं। इसको यस सर बिल्कुल, इसको आप बताएं अच्छे से। क्योंकि गेट्सबी स्टैटिक साइट जनरेशन है हमारे लिए ना। ठीक है। और रिएक्ट भी स्टैटिक साइट जनरेशन, नेक्स्ट जेएस भी हमें स्टैटिक साइट जनरेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके साथ हमारे पास होता है कॉन्टेंटफुल। कॉन्टेंटफुल क्या है वो हम थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि वो सीएमएस से रिलेटेड चीजें, एक होती है हेडरलेस सीएमएस और एक होता है सीएमएस नॉर्मल सीएमएस जो हम वर्डप्रेस वगैरह देखते हैं। ठीक है, ठीक। जो वर्डप्रेस का किसी को पता है व्हाट इज वर्डप्रेस? अब हम थोड़ा सा और डीप में जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस। यस सर, जी सर, ये एक सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है सिस्टम सर हमने अच्छे से। 43% वर्ल्ड के अंदर जो वेबसाइट्स हैं इसी पे जो है ना बनी हुई हैं, और ये बहुत पॉपुलर है। ये पीएचपी को यूज करता है सर। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। लैंग्वेज बैक एंड के ऊपर, बैक एंड MySQL एंड PHP। सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। MySQL एंड PHP, हाँ, डेटाबेस जो जहाँ स्टोर करता है वो डेटा, इसके बाद MySQL। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी काफी लोगों को ये सारी चीजें पता है। यस सर, अच्छा, आता है सर ये। गुड है। कितने ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता वर्डप्रेस के बारे में? अब ये सवाल है। ये तो पता चल गया कि काफी लोगों को पता है। जिसको नहीं पता वो ही बता देता कि मुझे पता चल जाए एक दफा। तो पता था, कभी यूज नहीं किया। बस ठीक है, तो ठीक है, फिर क्या क्योंकि हमें यूज करना भी नहीं है, हमें यूज करना भी नहीं है। अच्छा, इसका बस ये ज्यादातर लोग यूज क्यों करते हैं इसका मैं बता देता हूँ। इसमें ना बहुत क्विक, माइक म्यूट, भाई प्लीज म्यूट। अच्छा, तो हम इसको ज्यादातर लोग यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इस पे वेबसाइट बहुत जल्दी जनरेट हो जाती है। ठीक है, जल्दी जनरेट से मतलब यही होता है कि इसमें कीज बनी बनाई मौजूद है वर्डप्रेस की। उसमें सारी चीजें, आपके पास एक डैशबोर्ड मिल जाता है, डैशबोर्ड में से आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं इसको सारी चीजें। अगर इसको चलाना हो, अगर मुझे थोड़ी देर के लिए बताएं, मुझे वर्डप्रेस अपने सिस्टम में चलाना हो, क्या सजेस्ट करते हैं, क्या करना चाहिए? हमें ज़ैप इंस्टॉल करना पड़ेगा, वर्डप्रेस को डाउनलोड करना पड़ेगा सर, और अच्छा, उसकी HT-Docs के अंदर जाके रख के फिर लोकल होस्ट पे जब हम उसे चलाएंगे हाँ, तो जिस फोल्डर के अंदर हम वर्डप्रेस का जो वो मुकम्मल फाइल्स रखेंगे उसी के नाम से हम उसको लोकल होस्ट पे चलाएंगे तो वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस उसका स्टार्ट हो जाएगा। नहीं करो यार, इतनी सारी चीजें कौन करेगा? क्या मैं डॉकर यूज नहीं कर सकता? सर सर बिटनामी से हम डायरेक्ट क्लाउड में भी कर सकते हैं। हाँ, क्लाउड में भी कर सकते हैं, लेकिन क्या मैं डॉकर यूज करते हुए कर सकता हूँ? सर ये कभी नहीं किया Yes, हमने। यस सर। ये नहीं किया ना आपने, ये करके देखिएगा। इसके लिए मैं नेक्स्ट ओके क्लास में सर। आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा। डॉकर की एक फाइल होगी, कौन सी? डॉकर कंपोज। डॉकर कंपोज के अंदर आपको वर्डप्रेस भी मिल जाएगा, डॉकर कंपोज के अंदर आपको MySQL भी मिल जाएगा, और साथ साथ क्या मिल जाएगा? Nginx भी। तो आपको सिर्फ एक कमांड की मदद से आपके सिस्टम के ऊपर वर्डप्रेस अप एंड रनिंग हो जाएगा। ठीक है, वो जो आप कह रहे थे ना ये सारी चीजें करना, जैम करना, ये करना, वो करना, वो डेफिनेटली वो उस वक्त तक था जब हमें डॉकर नहीं आता था। अब डॉकर आ चुका है तो डॉकर का वर्डप्रेस भी मौजूद है, MySQL का भी वर्डप्रेस मौजूद, ओ सॉरी माय बैड, वर्डप्रेस का भी डॉकर मौजूद है, MySQL का भी डॉकर मौजूद है, Nginx भी मौजूद है। तो हम ये सारे काम खुद ही डायरेक्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ के सारी चीजें इंस्टॉल करनी पड़े। लोकल पे एक्सेस हो यस सर जाएगा बिल्कुल। इमेज सर यूज करेंगे? हाँ, इमेज डायरेक्ट यूज करेंगे, वो डायरेक्ट चल जाएगा। हमें कोई चीज अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है, फायदा ही, वरना तो फायदा ही नहीं है ना। फिर डॉकर हमने पढ़ा था वो इसीलिए पढ़ा था ना कि हमें मल्टीपल वर्जन यूज करने हो या बहुत सारे उसके फायदे हैं। अगर हम डॉकर से अभी तक फायदा ही नहीं उठा रहे तो फिर फायदा नहीं है, आई वुड से। ये बनी बनाई भी आपको मिल जाएंगे 110% ना, ये काफी लोगों ने इसके लिए डॉकर कंपोज वगैरह बना के रखे हुए होंगे, आप देखिएगा और आपको मिल बिल्कुल जाएगा। सर। एक छोटी सी बात थी सर। बोलिए बोलिए। नमा नमा नमाज का सर वफ़ा सर होगा सर?
ले लेंगे, हम ले लेंगे, ठीक है, पूछ ले रहा हूँ लेंगे। सर मैं ऐसे ही। बस, बिल्कुल बिल्कुल लेंगे, जरूर ठीक है लेंगे, सर, क्यों वो नहीं सर लेंगे। अब ये देखें, ये डॉकर डॉकर सबको पहले तो ये बता, डॉकर तो हमने पढ़ा था, डॉकर कंपोज भी हमने थोड़ा सा हाय हेलो किया था उसके साथ। किसी को याद है डॉकर कंपोज के बारे में? व्हाट इज डॉकर कंपोज? डॉकर कंपोज क्या होता है? हेलो, सबको आवाज आ रही है? जी सर। हेलो, हाँ, डॉकर जी कंपोज के बारे में पता है किसी को? सर, डॉकर कंपोज एक फाइल होती है जिसमें हम स्टार्ट से मतलब करते हैं कि कौन सा बेस इमेज होगा, उसके बाद उसमें कौन सी एप्लीकेशन आएगी और इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप दे रहे हो। सर एग्जिस्टिंग इमेजेस से आप नए डॉकर इमेजेस जो बनाते हैं वो डॉकर कंपोज के थ्रू बनाते हैं, मैं इस एक तरह से था सिंपल शायद। मैं सिंपल वर्ड में बता देता हूँ। अगर मेरे पास 3-4 कंटेनर्स मौजूद हैं, ठीक है, 3-4 डॉकर्स की फाइल्स मौजूद हैं, अगर मुझे अप एंड रनिंग करना हो एक प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, डेटाबेस भी चाहिए, फ्रंट एंड भी चाहिए, बैक एंड भी चाहिए, ठीक है, 3 चीज़ें चाहिए। तो अगर मुझे एक प्रोजेक्ट रन करना है तो मुझे क्या 3 डॉकर की कमांड चलानी पड़ेंगी थोड़ी देर के लिए? पहले मुझे फ्रंट एंड यस। चलाना पड़ेगा, फिर मुझे डेटाबेस चलाना पड़ेगा, फिर मुझे बैक एंड चलाना पड़ेगा, ऐसे ही है ना? और यस। डिपेंडेंसी भी है कि ये तीनों साथ चलेंगी तो ही मेरी प्रोजेक्ट चलेगा, वरना तो अगर उससे पहले किसी ने एक्सेस कर लिया तो वो भी नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें डॉकर कंपोज की मदद से बहुत आसान हो जाती है। डॉकर कंपोज के अंदर हम अपनी सर्विसेज बता देते हैं कि हमें कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए। जैसे इसने क्या बताया हुआ है, जरा गौर से देखिएगा, मेरी स्क्रीन विजिबल है इसको ना? जी सर। ये देखें, क्या है ये? यस सर, कि डेटाबेस कौन सी यूज करनी है, कौन से हाँ, एनवायरनमेंट में काम ठीक है। करना है, अब ये ये सब देखें, डेटाबेस पोर्ट के कौन सी पासवर्ड होगी। वगैरह भी दे। यस। उसके बाद देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये कीवर्ड देखिएगा, ये कीवर्ड क्या लिखा हुआ है? डिपेंड्स ऑन इसका क्या डेटाबेस। मतलब हुआ? डेटाबेस, ये डीबी। इसका मतलब जब यस। भी वर्डप्रेस चलेगा उसके लिए आपके सिस्टम में सबसे पहले क्या चलना चाहिए? माई डेटाबेस। SQL डेटाबेस। तो ये डिपेंड करेगा। यस। अब जब आपने डिपेंड लिख दिया ना, जब तक ये स्टार्ट नहीं होगा, तो जब तक ये वर्डप्रेस स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखें, वर्डप्रेस चलना स्टार्ट हुआ, ये देखें यहाँ पे इमेज भी बता दी मैंने, कहा वर्डप्रेस की लेटेस्ट इमेज ले लो, यहाँ पे मैंने बोला माई SQL की लेटेस्ट इमेज ले लो। जो मुझे इन्वायरमेंट वेरिएबल पास करने थे वो मैंने यहाँ पे कर दिए, जो इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल पास करने थे वो यहाँ पे कर दिए। जो वर्डप्रेस चलता है वो 8000 पे 80 पे चल रहा होगा तो 8000 ले लिया। तो इस तरीके से ये लोकल होस्ट 8000 के ऊपर आपका वो चल गया, क्योंकि हो सकता है आपके सिस्टम के ऊपर 80 पोर्ट ऑलरेडी ब्लॉक चल रही हो। तो ये डिपेंड करता है, इसको 80 भी कर सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देखिए, ये दो चीजें चलाएंगे तो आपका डेटा, आपका वर्डप्रेस अप एंड रनिंग हो जाएगा। मुश्किल है? मैं ये आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो वो जो जैम्प और वो सारे जो चक्कर सर आपने ये बताए इतने सारे, जबरदस्त है सर, वो जबरदस्त। जो है ना, और इसको अप एंड रनिंग करने का क्या तरीका है? नेक्स्ट टाइम। डॉकर कंपोज अप -D करेंगे तो ये बैकग्राउंड में चले जाएगा, वरना अप करेंगे तो सारे के सारे लॉग्स आपके सामने नजर आ रहे होंगे। सिंपल सी बात है। मैं सर नेक्स्ट टाइम इसे यूज करूंगा। जबरदस्त। तो ये होती है अच्छी चीज़ है ना, ये पता होनी चाहिए आपको, ताकि अगर आपको किसी के भी सिस्टम में यूज करना है तो वो सारी चीज़ इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं, उसको बोलो भाई तेरे सिस्टम में सिर्फ डॉकर होगा तो सारे काम हो जाएंगे। डॉकर होना चाहिए सिंपल, डॉकर, और ये डॉकर कंपोज भी चाहिए होगा, ठीक है। ये एक टूल होता है डॉकर डैश कंपोज, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, डॉकर डैश कंपोज। एंड देखें, ये आपके पास वर्ड पे डायरेक्ट अप एंड रनिंग, फिर वही जो आप अपनी इसकी सेटिंग्स होती है वो करते हैं, एंड ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। किसी को वर्डप्रेस आता हो तो फिर हम किसी एक दिन है ना क्लास के अंदर लास्ट का आधा घंटा या 1 घंटा वर्डप्रेस का थोड़ा सा यहाँ पे ना किसी को समझाने के लिए, ताकि अगर वो उसको अपन रनिंग करना चाहें, क्योंकि ये फाइवर के ऊपर अच्छे खासे इसके ना छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे मिल जाते हैं आप इसके वर्डप्रेस के। तो अच्छा है, अगर आपको आता है तो शॉर्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जल्दी हो जाते हैं। लेकिन वर्डप्रेस का एडवांस लेवल भी है, ठीक है। एडवांस लेवल के अंदर फिर आपको कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है प्लगइन्स की, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा भी आपको पता होगा तो फिर आगे बढ़ना आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। सही कह रहा हूँ? तो ये वाली देखिएगा, ये वाला अच्छा मुझे लगा, मैंने कहा आप आर्टिकल आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। हाँ, अच्छा जी। तो आज की क्लास पर हम क्या करें, आगे ले कंटिन्यू करें और नमाज ब्रेक भी लेना है, या तो फिर नेक्स्ट क्लास से फिर डायरेक्ट अपोलो स्टार्ट करें अब? जैसे आप लोग की राय हो। सर
नमाज के वफ़े के बाद सर ग्राफ क्यू और अपोलो सर आप मैं चाह रहा हूँ कि एक ही क्लास के अंदर हो तो ज्यादा बेहतर है। अभी क्या होगा, एक क्लास दूंगा फिर वापस पूरे हफ्ते का ब्रेक आ जाएगा आपके पास, फिर मुझे वही चीज जी सर। वापस रिपीट करते हुए आगे चलनी पड़ेगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास से होगा तो ज्यादा बेहतर ये हो जाएगा कि नेक्स्ट क्लास में डे 1 से स्टार्टिंग से ही हम लोग अपोलो को यूज करते हुए उसकी डिस्कशन करते हुए अपोलो इंटीग्रेट करेंगे। अपोलो से पहले गेट्स भी हमें देखना पड़ेगा, डेफिनेटली गेट्स भी अपन रनिंग होगा तो उसके अंदर हम लोग अपोलो को इंटीग्रेट करेंगे। गेट्स भी इसके यस लिए भी सर, अच्छा ही होगा। आज के लिए काफी है। सर अगर आज की क्लास के हवाले से पूछूं, क्या टाइम वेस्ट हुआ हमारा या कुछ सीखा आप लोगों ने? नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अगर आज नई बातें आई मैंने हैं बहुत सर, सीखा इसमें, सामने एक्सप्लोर हुई हैं। सर अगर आज की क्लास में ये कर दिया जाए वर्डप्रेस को ओपन रनिंग इसके साथ ही जो हमें नेक्स्ट किसी क्लास में करना है, तो कोई ये लीड लेना चाहेगा? क्योंकि WordPress मैं वर्डप्रेस मैंने नहीं किया हुआ। अगर कोई लीड लेना चाहे तो मैं उसको एक्सेस दे दूंगा शेयरिंग का, वो अपनी स्क्रीन शेयर करके ये लीड लेके कर दे। सर आप ही क्योंकि ये करवाइएगा फॉरन इंशाल्लाह। अगर नेक्स्ट मेरे टाइम से ही सर आप करना ही है तो हाँ, करवाइएगा फिर प्लीज। नेक्स्ट टाइम मैं कर दूंगा, क्योंकि ये इतना बड़ा काम नहीं है। लेकिन डेफिनेटली मैं भी करूंगा तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आए जिसको मुझे सर सॉर्ट आउट इंशाल्लाह करना पड़े नेक्स्ट ना पहले। करेंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, तो फिर आज नेक्स्ट की में क्लास सर। हम यही रखते हैं। और जी अगर सर, अभी जी किसी का सर। कोई क्वेश्चन या कुछ है तो बता दें, हम सर क्वेश्चंस अगली ले दफा लेते हम हैं लोग अभी। नेक्स्ट सर भी करेंगे क्या? सर ये ना गेट्सबी पे जाएंगे अपोलो गेट्सबी, क्योंकि गेट्सबी के अंदर ही हम अपोलो का वो यूज करेंगे ना, ग्राफक्यूएल यूज करेंगे डेफिनेटली। तो गेट्सबी पहले पढ़ना जरूरी है सर हमें, और गेट्सबी के बाद आपको। ये सर वो तो है, सही है बात सर। ये गेट्सबी की और नेक्स्ट जेएस में सर ये फर्क क्या है? क्यों नहीं हम ना सिर्फ नेक्स्ट जेएस में ये हम सकते हैं? बात क्या है सर? थोड़ा सा ये हम सर आप डिस्कस करेंगे, ये पूरा बता दें। डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सर ने आउटलाइन बनाई हुई है ना कोर्स की। तो नेक्स्ट जेएस ऑलरेडी आपका आ जी चुका है। सर। तो अपोलो की जो लाइब्रेरी में ग्राफक्यूएल के अंदर यूज करूंगा वही सेम लाइब्रेरी में नेक्स्ट जेएस के अंदर भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो हम ठीक है। देखेंगे कि अपोलो की लाइब्रेरी किस तरीके से हम इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से इसको इंटीग्रेट करेंगे, और वही क्या काम हम नेक्स्ट जेएस में कर सकते हैं। गेट्सबी फिर सर हम क्यों हम कर रहे हैं सर? गेट्सबी थोड़ा सा ये आप कॉन्टेंटफुल बता एपीआई दें। हम यूज करेंगे ना, वो यही बता रहा हूँ। हेडरलेस सीएमएस ये हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पूरी इसी के ऊपर डिटेल डिस्कशन होगी हमारी कि गेट्सबी का सर फायदा क्या है हमारे पास। अच्छा सर नेक्स्ट वीक और क्लास सर होगी ये नेक्स्ट में नहीं। यस सर। नेक्स्ट वीक मुझे नहीं पता, अभी ये मैनेजमेंट ने कुछ अनाउंस नहीं किया हुआ। अगर नहीं होगी तो अनाउंसमेंट आ जाएगी तो पता चल जाएगा, मुझे भी अभी नहीं पता। सर होनी चाहिए क्योंकि वीक में एक ही क्लास होती है तो हाँ होनी चाहिए, मेरे हिसाब से भी होनी चाहिए, बट लेट्स सी। सर वो ईद का थर्ड डे है ना सर? थर्सडे की है क्या? सर ईद, 29 की है ईद। अच्छा, अगर थर्ड डे भी है तो आई थिंक आप लोग तो फ्री हो जाओगे ना यार 4 बजे तक तो। हाँ सर इंशाल्लाह होगी सर, इंशाल्लाह होगी सर। एक इंशाल्लाह बात कोशिश। पूछनी है सर, जी, जी। ये लास्ट क्लास में ये पता चला था कि कोई प्रोजेक्ट